गुड इवनिंग। एक बार मेरे को बता दो, मेरी वॉइस, ऑडियो, वीडियो सब क्लियर है क्या? सब क्लियर है? ठीक है। आप लोगों ने 2016 वाला पेपर सॉल्व किया? मैंने बोला था एक बार करने के लिए, बताइए तो। ऑल ओके? हाँ ठीक है। मैंने कल आप लोगों को एक टास्क दिया था कि 2016 वाला क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, किया था क्या? कितने लोगों ने किया है वो बताइए। सबने किया? यस किया सॉल्व। गुड। 1 2 21 करेक्ट हुए, 6 रॉन्ग हुए। गुड, वेरी गुड। गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग। किया ना सबने? अभी डिस्कस करेंगे इसके बाद, ठीक है, 2016 वाला, बिकॉज हाँ कोई बात नहीं, समझ नहीं आए मैं बताऊंगी यहाँ पे अभी। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे 2016 वाला, बिकॉज आप सब लोग ने कर लिया है तो फटाफट उसको कर लेंगे। पहले 24 राइट हुए। गुड, वेरी गुड। चलो सबने किया ना 2016 वाला। चलो पहले 2019 वाला सॉल्व करते हैं और फिर इसके बाद हम सॉल्व करेंगे आपका 2016 वाला, ठीक है। तो डाउनलोड कर लो जल्दी से 2019 का क्वेश्चन पेपर फटाफट 1 मिनट में। जल्दी से डाउनलोड कर लिया 2019 वाला क्वेश्चन पेपर? बताइए मुझे एक बार कमेंट में। डाउनलोड कर लिया 2019 वाला? चलो ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक बार सारे कीवर्ड्स का एक बार रिकैप करा देती हूँ। जितने अभी तक हमने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए प्रीवियस ईयर के, तो क्या उनमें कॉमन चीज़ें थी जिसमें हम लोग मिस्टेक कर रहे थे, ठीक है। तो बिफोर स्टार्टिंग टुडे सेशन हमें कुछ थोड़े बहुत आरसी के बारे में समझना है, जो मैं आपको पिछले क्लासों से कराते आ रही हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको क्या आप लोगों ने सीखा, इतने क्वेश्चन पेपर आप लोगों ने सॉल्व किए, क्या समझ में आया? सबसे पहली चीज जो क्लियर होती है दिमाग में वो है कि जब भी हम लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हैं तो हमें फोकस किस पे करना है? कीवर्ड्स पे। आप लोगों को मैंने अलग अलग ईयर्स के क्वेश्चंस कराए तो आपने उसमें देखा ना कैसे कीवर्ड चेंज होने पे हमारी अप्रोच चेंज हो रही है। क्लियर हो रहा है? तो अभी तक हम लोग कौन कौन से कीवर्ड पढ़ चुके हैं एक बार मुझे बताइए। अभी तक आपको मैंने कीवर्ड जो बताया है वो आपने पढ़ लिया है। मेन आइडिया, या यहीं पे, या मेन, इसको मेन थीम भी आपका आता है, IDEA, आइडिया भी होता है। और इसके अलावा हमने दूसरा कीवर्ड आपका पढ़ा है क्रक्स ऑफ द पैसेज क्या है, ठीक है। उसके अलावा हमने आपके और कौन से वो पढ़े, मेन पॉइंट, की पॉइंट, ऐसे भी लिखा हुआ आता है कि मेन की पॉइंट क्या है इस पैसेज का, क्रक्स ऑफ द पैसेजेस क्या है। अपार्ट फ्रॉम दिस क्रक्स के बाद और कौन से पढ़े थे हमने? आपके पढ़े हैं इन्फेरेंस वाले पढ़ लिए, कि जहाँ पर इन्फेरेंस, अब इसके आगे ना इन्फेरेंस कहीं कहीं पे आपके रैशनल लिखा होता है, वो भी ध्यान देना है। तो इन्फेरेंस, रैशनल जो भी लिखा है ना, कहीं पे मोस्ट लॉजिकल ऐसे लिखे रहते हैं। यही सब टर्म पढ़ रहे हैं ना हम लोग, दिमाग में अपने माइंड में वो भी क्लियर रखना कि क्या क्या कीवर्ड्स पढ़े हैं। यस हाँ हाँ, मैं पेपर बोर्ड पे शो भी करूंगी, डोंट वरी, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, मैं पेपर बोर्ड पे बताऊंगी भी। और बताओ आप लोग कमेंट में बताइए और कौन कौन से कीवर्ड्स पढ़े हैं, बताओ। सेंट्रल आइडिया, थीम, क्रक्स, ये सब तो मैंने आपको बता दिया। हाँ बिल्कुल, एक कीवर्ड उन्होंने बहुत सही बताया, कोरोलरी वाला ही मैंने आपको बताया था। इसमें क्या होता है कोरोलरी वाला जो मैंने आपको बताया था? मैं बोर्ड पे शो भी कर दूंगी क्वेश्चन पेपर, बस 1 मिनट। यस बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। कीवर्ड्स सबसे पहले आरसी में आपको ध्यान देना है, वो कौन है हमारे कीवर्ड्स। अभी तक जो जो पढ़ चुके हैं फटाफट लिखिए, कौन कौन से कीवर्ड पढ़ चुके हैं, आपको पता होना चाहिए। सेंट्रल
सेंट्रल थीम वाले पढ़े हैं हमने, ठीक है। उसके अलावा हमने पढ़े हैं एजम्पशन वाले कीवर्ड्स पढ़े हैं। एजम्पशन के क्वेश्चन करने कितने आसान होते हैं अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हमें एजम्पशन के क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा आपका इन्फेरेंस, उसके बाद हमने कीवर्ड्स पढ़े कोरोलरी। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कोरोलरी में क्या होता है, कोई जो फर्स्ट पॉइंट दिया होगा उसका सेकंड पे कुछ इफेक्ट हो रहा होगा, ठीक है। उसके बाद आपको मैंने बताए लॉजिकल, रेशनल, ऐसे हर किसी के आगे लिखा रहता है तो उससे डरना नहीं है कि वो क्या लिखा हुआ है, इसी से ही मैच होता है। तो मोस्ट लॉजिकल अजम्पशन लिखा होता है या मोस्ट लॉजिकल इन्फेरेंस लिखा होता है, ये क्या है। अपार्ट फ्रॉम दिस हमने कुछ कीवर्ड्स पढ़े जिसमें इन्हीं को ही चेंज करके रखता है, तो मोर और लेस सब में सेम होता है, बस डिफरेंस कहाँ पे आता है, जहाँ पे हमारे एजम्पशन आते हैं, इन्फेरेंस आते हैं, ठीक है। अब चलो, ये तो हो गया हमारा पहला। जब हम सॉल्व करेंगे आज के सेशन में आपको बिल्कुल ये चीजें ध्यान में रखनी है, ठीक है। जो गलती होगी वो मैं आपको बताऊंगी कहाँ पर गलती कर रहे हो, लेकिन बिल्कुल करेक्ट करने की कोशिश करनी है, ठीक है। सेकेंड थिंग आपको मैंने बताया था कि जो एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सट्रीम वर्ड्स जो आपके रहते हैं, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल तो अब आपको भी समझ में आ गया होगा, जहां पर हमारे पैसेज में ओनली आ रहा था या नेवर पॉसिबल, ऐसे टर्म्स हमारे जहां पर यूज करे गए थे जो कि लॉजिकली आपके करेक्ट नहीं है, बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है लॉजिकली। अगर आप उनको सोचोगे, ऐसे भी बहुत सारे स्टेटमेंट आपको देखने को मिलते हैं जहां पे लॉजिक कुछ नहीं बैठ रहा है, बस दे दिया है, ठीक है, वो भी आपके करेक्ट नहीं होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, जहां पे आपके सारे ही नेगेटिव हैं, तो आपको उसमें कौन सा ढूंढना है, बेस्ट वर्ड ढूंढने हैं, बेस्ट कौन से हैं उसमें, उन सारे पैसेजेस में, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने आपको बताया जहां पर अपनी कंट्री की बुराई हो रही है या जहां पर गवर्नमेंट की पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, वो सब पॉइंट्स भी हमारे इनकरेक्ट रहते हैं, ठीक है। तो ये चीजें मैंने आपको बताई थी पिछले उसमें, ठीक है। चलो आज आप जल्दी से डाउनलोड कर लो 2019 वाला और फटाफट से आ जाओ। हाँ यस, आज फटाफट से पहले पैसेज में मैं आपको दिखाऊंगी ऑप्शंस, देन हम लोग मूव करेंगे फटाफट से किसमें, ये 2019 का पेपर है, आप लोग वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके फटाफट हम सारे कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ही यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन में है, हिंदी का कीवर्ड है मुख्य विचार, यानी कि इस पैसेज में जो दिए गए पॉइंट्स हैं उनमें से सबसे मेन पॉइंट कौन सा है, ये कहने की बात हो रही है, ठीक है। चलो देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको पैसेज दिखाऊंगी बिकॉज देखो मेन आइडिया, ये अभी मैंने आपको बताया था ना, मेन आइडिया थीम उसी में ये आपका आता है। तो देखो सबसे पहले पैसेज क्यों शो कर रही हूँ कि आपको डबल मेहनत से बचना है, आपको बार बार पैसेज में जाना फिर वापस आना, वो सब नहीं करना है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ऑप्शंस देखना है और अपने माइंड में फटाफट से दिमाग लगाना है कि कौन सा ऑप्शन है जो आपका इनकरेक्ट हो सकता है, ठीक है। देखो फटाफट से 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, देखो क्या बोल रहा है, फटाफट से देखो चारों ऑप्शंस को और मुझे बताओ कि कौन सा आपको लग रहा है जो आप एलिमिनेट कर सकते हो। मुझे इतना ऑप्शन बताओ, इतना बताओ, एटलीस्ट कमेंट में इतना तो बता दो कि जो ऑप्शंस आप डेफिनेटली आपको लग रहा है कि ये कुछ भी पूछे ये इनकरेक्ट होगा ही होगा। एजम्पशन वाले क्वेश्चंस में ध्यान देना, ये मेन आइडिया है, तो मेन आइडिया और जहाँ पे इन्फेरेंस रहता है वहां पर आपको पैसेज में जाने की जरूरत पड़ती है, आप डायरेक्टली बिना गोइंग टू द पैसेज आप आंसर नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन जहां पर मेन एजम्पशन लिखा होता है वहां पर नहीं जरूरत पड़ती है, ठीक है। इसमें हमसे पूछा है मेन आइडिया, ठीक है। अब देखकर एटलीस्ट एक पॉइंट तो ऐसा जरूर होगा जो आप बिल्कुल हटा सकते हो, बताओ तो मुझे कौन सा है। ये देखो तो सेकेंड पॉइंट। अब मुझे ये बताओ कि कोई तो एलिमिनेट कर सकते हो ना, ए एलिमिनेट कर सकते हो, बिल्कुल सही। और बताओ, बहुत सही, आप लोग सोचो, मैं आंसर नहीं बताऊंगी। ए देखो क्या है, अनटचेबिलिटी इन इंडिया हैज नॉट बीन टेकन सीरियसली बाय पॉलिटिकल थ्योरिस्ट। तो मैंने आपको क्या बताया, जहां पर गवर्नमेंट के बारे में कुछ पॉइंट्स हो रहे हैं, पॉलिटिकली कुछ चीजें हो रही हैं और वो इनकरेक्ट कह रहा है तो हम हटा सकते हैं। तो ए पॉइंट तो मैं विदाउट गोइंग टू दी पैसेज एग्जाम में भी यही आपको माइंडसेट एप्टीट्यूड डेवलप करना है, हटाना है। बी में आओ, देखो बी पढ़ो एक बार, कितना बेकार सा पॉइंट लिखा है, हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस इनएविटेबल इन एनी सोसाइटी एंड ऑलवेज बियॉन्ड द रिपेयर। बताओ ऐसी बात कहीं पर हुई है? बिल्कुल सही, कर सकते हो। बी पढ़ो, आप खुद से पढ़ो कि कभी बियॉन्ड द रिपेयर है, क्या है पता नहीं, हटा दो बी। नाउ लेफ्ट विद द 2 ऑप्शन, या तो सी होगा या तो डी होगा। सी देखते हैं क्या है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड डेप्रीवेशन हैव देयर रूट इन बैड इकोनॉमी। ये कहां से हो गया भाई? लास्ट है, it is difficult if not impossible to repair every manifestation of the historical injustice। yes, बिल्कुल जेनरिक पॉइंट है और एकदम करेक्ट पॉइंट है। तो मैं तो पैसेज में गई भी नहीं, मुझे आंसर पता चल गया, इसका आंसर क्या है, डी है। और बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर बिल्कुल सही, सिंपल सी बात है, मैंने आपको बोला है ऑड इवन वाला केस खेलो, ठीक है। ऑड इवन का मतलब क्या है, जैसे आप लोग रीजनिंग में करते हो ना, जो पॉइंट आपको
फाइंड करने को बोलता है और जो नेगेटिव रहते हैं पॉजिटिव रहते हैं। वैसा ही देखो, ये स्टेटमेंट भी नेगेटिव है, ये स्टेटमेंट भी नेगेटिव है, ये स्टेटमेंट भी नेगेटिव, ओनली लास्ट वन दी पॉजिटिव सेंस। ठीक है, ये तरीका भी आप लोग लगा सकते हो। देखो सारे के सारे में आपकी क्रिटिसिज्म की बात करी गई है, तो अगर 3 नेगेटिव है तो ऑब्वियसली सोचो जो डिफरेंट वन होगा वही आपका क्या होगा आंसर, तो डी इज द आंसर। अब आपको ऊपर पढ़ने की जरूरत भी नहीं है क्या बोला गया है क्या नहीं बोला गया है, अगर आप देख भी लोगे तो यही सब चीजें इसमें बताई गई है इस पैसेज में। ठीक है, तो चलिए ये तो आप लोगों ने आंसर कर दिया। अब मुझे जल्दी से सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताओ। इस कीवर्ड भी ध्यान रखते रहना, मैं बार बार आप लोगों को कह रही हूँ कि कीवर्ड पे फोकस करना है। हाँ हाँ बिल्कुल सही, आप लोगों को ना माइंड में पहले कैलकुलेट करना। देखो पैसेज में जाना है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कुछ भी आंसर दे दो, मैं आपको ये कह रही हूँ कि पहले ऑप्शंस को देखो, ऑप्शंस को ऑब्जर्व करो, अपने माइंड में मेंटल कैलकुलेट करो, और एग्जाम में पेन तो रहता है, कट करते रहो कि यार ये नहीं हो सकता ये नहीं हो सकता, देन उसके बाद क्रॉस वेरीफाई करने के लिए एक बार पैसेज में जाओ और फटाफट से आंसर करो। ठीक है, बिल्कुल ही ऐसे वो नहीं करना है, लेकिन अब जिसमें बिल्कुल ही एक्सट्रीम वर्ड स्टेटमेंट रहेंगे वहां पर आपको दिमाग लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है, वहां पर आप डायरेक्टली कर सकते हो। ठीक है, वो कब, जब लास्ट मोमेंट पे आपके पास लगे कि तुक्का बाजी लगाना है, तो एटलीस्ट तुक्का लगाने का भी एक तरीका होता है, तब लगाना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पैसेज देखो, ये तो एजम्पशन वाला है, बताओ इसका आंसर क्या होगा। एजम्पशन वाला तो आप कर सकते हो, बताइए। एजम्पशन वाला क्वेश्चन है ये, बताओ तो बताइए क्या आंसर है। वेरी गुड, एक ही बच्चे ने आंसर दिया है अभी तक, बताओ क्या आंसर होगा इसका। देखो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ अबव पैसेज फॉलोइंग एजम्पशन हैव बीन मेड। तो मैंने आपको बताया था जब भी एजम्पशन कीवर्ड होता है तो उसका डायरेक्ट आपको पैसेज में आंसर नहीं मिलता है। ठीक है, आपको जेनरिक स्टेटमेंट को पढ़ना है और समझना है, देन ओनली यू हैव टू आंसर। ठीक है, देखो पहला क्या है, रिमूवल ऑफ इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन लीड टू द रिमूवल ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन। कैसे भाई, अगर इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन सोशल डिस्क्रिमिनेशन हटा देता तो फिर तो चीजें बहुत आसान हो जाती। बात समझ में आ रही है, कभी भी पैसा समाज में किसी की सोशल डिस्क्रिमिनेशन को नहीं हटाता है, बात समझ में आ रही है। तो पहला तो एकदम ही आपका नेगेटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, करेक्ट होगा ही नहीं कभी, अगर पहला नहीं है तो ए भी नहीं होगा और सी भी नहीं होगा। नाउ लेफ्ट विद दी 2 ऑप्शन, या तो बी होगा या तो डी होगा। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, डेमोक्रेटिक पॉलिटी इज द बेस्ट वे टू रिपेयर द हिस्टोरिकल रॉन्ग्स। मैंने क्या बोला था, जहां पर ऐसे वर्ड आते हैं बेस्ट और उसके बाद शुड वुड, ऐसे टर्म हमेशा आपके करेक्ट होते हैं। बेस्ट वे अगर कुछ जेनेरिक टर्म लिखता तब ये करेक्ट हो सकता था कि डेमोक्रेटिक पॉलिटी इज द बेस्ट वे टू रिपेयर द हिस्टोरिकल रॉन्ग्स। नहीं, बेस्ट लिख दिया है, बस बेस्ट है तो हटा दो, तो आंसर विल बी डी, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। यस वेरी गुड, यहाँ पे कुछ बच्चों ने करेक्ट आंसर्स दिए हैं। बी नहीं होगा, डी होगा, देखो ध्यान से। आ गई बात समझ में, आगे बढ़े। क्लियर है, किसी को डाउट है तो पूछिए। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं फटाफट से, थर्ड क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए थर्ड में भी देखो एजम्पशन है, करो। अब तो इतना टैलेंट हो गया आप लोगों में, आप लोग आंसर कर रहे हो। बताओ थर्ड का आंसर बताओ क्या होगा। पहला स्टेटमेंट पढ़ो एक बार। वेरी गुड, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, राइट बस तो यही तो लाना है, गट फीलिंग, राइट स्टेटमेंट लग रहा है तो राइट है, बस कंफ्यूजन में बिल्कुल नहीं रहना है। बिल्कुल सही, कंफ्यूजन में नहीं रहना है आप लोगों को। ठीक है, फाइनल सोचना है, हाँ ये लग रहा है तो यही आंसर होगा, और वो हमेशा सही होता है। देखो पहला स्टेटमेंट पढ़ो, क्या बोल रहा है, अ सोसाइटी विदाउट वेल एजुकेटेड पीपल कैन नॉट बी ट्रांसफॉर्म इनटू द मॉडर्न सोसाइटी। अच्छा ऐसा होता है क्या, अगर वेल एजुकेटेड पीपल नहीं है तो मॉडर्न सोसाइटी में कन्वर्ट ही नहीं होगा। देखो कितना एक्सट्रीम नेगेटिव है। वेरी गुड, सबने आंसर दे रखा है, बिल्कुल हटा दो। अगला क्या देखो, विदाउट एक्वायरिंग अ कल्चर अ पर्सन एजुकेशन इज नॉट कंप्लीट। ये हमें बोला भी जाता है हमारी संस्कृति में कि अपने कल्चर को एक्वायर करो, है ना। तो बात समझ में आ रही है, तो आंसर विल बी बी। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे, सबने आंसर दे दिया था। चलो अब जल्दी से मुझे आंसर दो फोर्थ क्वेश्चन का, ये भी एजम्पशन का क्वेश्चन है। चलो करो इसको भी ऐसे ही, थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। चलिए करिए, लास्ट ऑप्शन है 1 2 3 4, अगर विजिबल नहीं हो रहा है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1 2 3, सारे स्टेटमेंट है 1 2 3। बताओ फोर्थ का आंसर बताइए। ये फोर्थ का आंसर दिया है आप लोगों ने।
पढ़ो। अब तो ऐसा एप्टीट्यूड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का यहाँ पे डेवलप हो चुका है, वेरी गुड, कि आप लोग बहुत करेक्ट आंसर कर रहे हैं। अलग अलग आंसर आ रहे हैं, बी सी डी। एंथ्रोपोजेनिक मीन्स क्या होता है? एंथ्रोपोजेनिक का मतलब क्या होता है बताओ? एंथ्रोपोजेनिक कौन सी चीज होती है? एंथ्रोपोजेनिक क्या मतलब होता है इसका? कोई आंसर दीजिए, बहुत कॉमन टर्म है। हाँ वेरी गुड, आपका तो एकदम एप्टीट्यूड लेवल बहुत अच्छा हो गया है। इधर देखो, एंथ्रोपोजेनिक का मतलब ऐसे क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? हिंदी पढ़ लो, हिंदी पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। एंथ्रोपोजेनिक ह्यूमन रिलेटेड, सिंपल सी बात है इसका। तो यहां पर कह रहा है कि सॉइल इरोजन इज मेनली एंथ्रोपोजेनिक। बताओ कौन सा आंसर होगा जल्दी से? वेरी गुड, बाकी लोग बताओ। 2 बच्चों ने एकदम आंसर दिया है। आपने क्या दिया है प्रणव? बी बी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है ठीक है। देखो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर दैट इज 4th है ना, आई थिंक, हाँ 4th है। देखो 4th का देखो यहाँ पे बहुत अच्छा इसको एलिमिनेट कर सकते थे। देखो क्या बोल रहे हैं, लार्ज स्केल सॉइल इरोजन इज द मेजर रीजन। देखो कोई भी, क्या सिर्फ मेजर रीजन यही है फॉर वाइल्ड स्प्रेड फूड इनसिक्योरिटी इन दी वर्ल्ड? फर्स्ट तो आपको देखकर ही पता चला ना इनकरेक्ट है, तो फर्स्ट हटा दो और डी हटा दो। नाउ लेफ्ट विद द 2 ऑप्शन, या तो 3 होगा या तो 2 और 3 होगा। अब देखो मैंने कल भी समझाया था, 3 तो करेक्ट है ही है, पता चल रहा है ना, बिकॉज 3 दोनों में है। आपको चेक क्या करना है, सिर्फ 2 चेक करना है कि सॉइल इरोजन इज मेनली एंथ्रोपोजेनिक। तो देखो मेनली ज्यादातर इसी की वजह से होता है। नो, सॉइल इरोजन इसमें कोई लेना देना नहीं है, तो मेरा सीधे सीधे आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 5th भी। अब तो मैं आपको पैसेज भी नहीं दिखा रही हूँ, देखो एजम्पशन पे ही बेस्ड है, जल्दी आंसर करो, क्योंकि एजम्पशन का पैसेज पे कभी भी आपको आंसर नहीं मिलेगा, मैंने आपको बताया है। बस जब कंफ्यूजन हो, जस्ट फॉर द आइडिया एक बार देख लो कि पैसेज किस चीज के बारे में बात कर रहा है, और वो हमें ऑप्शन पढ़ के समझ आ जाता है कि पैसेज किस चीज के बारे में बात कर रहा है। बताए ना, अगर ऑप्शन क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड दिए हैं तो यानी कि पैसेज भी क्लाइमेट चेंज का है। ठीक है, ऑप्शन साइंस एंड टेक से दिया है तो यानी कि पैसेज भी साइंस एंड टेक का है। अब देख लो इसको 5th का, वही स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा जो बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर रहा होगा किसी से। वेरी गुड वेरी गुड, सबने करेक्ट आंसर दे दिया है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सबका करेक्ट है। हाँ यस, बी है इसका आंसर, वेरी गुड। 5th का आंसर है आपका बी, 3rd ओनली, एकदम सही सबने आंसर है। देखो पहला ऑप्शन ओनली रीजन, ठीक है, मैंने कल भी बताया था कि ओनली रीजन नहीं होता, बिकॉज किसी भी चीज के एग्जिस्टेंस के लिए मल्टीपल रीजन होते हैं। तो फर्स्ट तो मेरा हट जाएगा, फर्स्ट हट जाएगा तो मेरा डायरेक्ट आंसर आ गया बी, कुछ करना ही नहीं था इसमें, तो है ना। करेक्ट कर पा रहे हो अब या नहीं? थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है नहीं, ये बताओ। 5th के बाद अब बढ़ते हैं आगे 6th पे। 6th है हमारा इनफेरेंस का है। तो इनफेरेंस जहां पर भी आता है वहां पर मैंने आपको बोला है कि जस्ट एक बार आपको पैसेज में जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन जो स्टेटमेंट एकदम वेग है, एकदम नेगेटिव है, उनको हटाना है। देखो अगर इसी स्टेटमेंट को हम लोग करते हैं ना, क्लाइमेट चेंज विल एडवर्सली इफेक्ट द क्रॉप डाइवर्सिटी, एडवर्सली क्या होता है भाई, हटा दो ना। नाउ लेफ्ट विद द 3 ऑप्शन, अब चेक करो, अब बताओ मुझे आंसर क्या होगा। देखो ऑप्शंस को, वेरी गुड। इसमें जेनेरिक स्टेटमेंट जो लगेगा ना उस पे स्टॉप होके पैसेज में जाना है, बिकॉज कीवर्ड इज रैशनल इन्फेरेंस। एजम्पशन नहीं है जो डायरेक्ट आंसर कर लोगे, पैसेज में लिखा होगा वो बात, और जो बात आपको जो आपको यहाँ पर ऐसा होगा कि जो आपको ऑप्शन करेक्ट भी लग रहा होगा ना, वो पैसेज में नहीं होगा तो वो आंसर करेक्ट नहीं होगा। पिछली क्लास में बताया था कि कभी भी बियॉन्ड द पैसेज नहीं जाना है, कल बताया था ना, बियॉन्ड द पैसेज बिल्कुल ही नहीं जाना है। तो इनफेरेंस जहां पे भी कीवर्ड आएगा पैसेज को क्रॉस चेक करना है आपको। ये कैसा आंसर दिया है आपने 7th का 6th? यस वेरी गुड। क्लाइमेट चेंज को ब्लेम कर रहा है, उस बेसिस पे भी रॉन्ग कर सकते हो। दूसरा मैंने जो आपको बताया कि
इसमें क्या है देखो, ये दूसरा ये भी तो कर रहा है एडवर्सली इफेक्ट, एडवर्सली थोड़ी कुछ होता है, हटा दो इसको, या तो ए होगा इसका आंसर, या तो सी होगा, या तो डी होगा, बाकी स्टेटमेंट मैंने पढ़े नहीं। देखो क्लाइमेट चेंज इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग दी एग्रीकल्चर इकोनॉमी इन दी फ्यूचर। बताओ आप लोग बताओ क्या होगा इसका आंसर। एक ही बच्चे ने आंसर दिया है बस। देखो शिफ्टिंग मेजर क्रॉप टू अ न्यू क्रॉपलैंड विल लीड टू द ग्रेट इंक्रीज, देखो तो जरा, ग्रेट इंक्रीज इन द टोटल एरिया अंडर द कल्टीवेशन एंड दस एन इंक्रीज इन द ओवरऑल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। नो, ग्रेट इंक्रीज कुछ नहीं होता, इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी ऐसे बोलता तब बात समझ में आती। क्या लिख रखा है, ग्रेट इंक्रीज। अब नाउ या तो ए है इसका आंसर या तो डी है। देखो फार्मर हु मॉडर्नाइज देयर मेथड एंड डाइवर्सिफाई देयर क्रॉप विल बी एन एडवांटेजेस पोजीशन इन द फ्यूचर। और लास्ट है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि एग्रीकल्चर इकोनॉमी इन द फ्यूचर। अब ये दोनों जेनरिक स्टेटमेंट है, मैं विदाउट गोइंग टू दी पैसेज इसका आंसर इनकरेक्ट नहीं कर पाऊंगी। मुझे एक बार पैसेज में देखना होगा किस चीज के बारे में बात करी गई है कि नहीं करी गई है, ठीक है। इन्फेरेंस है तो मैंने आपको बोला पैसेज में मिलेगा। क्लाइमेट चेंज में एक्चुअली बेनिफिट सम प्लांट बाय लिथनिंग ग्रोथ सीजन एंड इंक्रीजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड, येट अनदर इफेक्ट ऑफ वार्मर वर्ल्ड सच एज द मोर पेस्ट ड्रॉट एंड फ्लडिंग विल बी लेस बिगिन। हाउ विल द वर्ल्ड अडॉप्ट रिसर्चर प्रोजेक्ट दैट बाय 2050 suitable cropland for commodity maize, potato, rice and wheat will shift to the some cases pushing the farmer to the plant new crops. Some farmland may benefit from warming but other won't. Climate alone does not dictate the political shift, global demand and agriculture practices how form for the future. क्लाइमेट के ऊपर एक पूछा था, नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही नहीं। देखो लास्ट में ही बोल दिया है, क्लाइमेट चेंज अलोन डज नॉट डिक्टेट द यील्ड, पॉलिटिकल शिफ्ट एंड ग्लोबल डिमांड। हो गया मेरा आंसर, डी आंसर इज ए। ठीक है, यस ए होगा इसका आंसर। बात समझ में आ रही है? तो मैं कह रही हूं जब जिस कीवर्ड में आपको देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, डायरेक्ट पैसेज में उसको आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब 7th का आंसर बताओ मुझे। पहले ऑप्शन देखो फिर मैं पैसेज दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर है मोस्ट लॉजिकल साइंटिफिक एंड रेशनल इन्फेरेंस कैन बी मेड फ्रॉम द अबव पैसेज। अपने दिमाग में सोचो कि कौन से ऑप्शन है जिनको आप हटा सकते हो, एटलीस्ट इतना तो दिमाग में आ ही जाना चाहिए अब। वेरी गुड, करेक्ट आंसर आ गया मेरे पास। चलो बाकी लोग बताओ। डायरेक्ट स्पीसीज, डिफरेंट स्पीसीज हैविंग अ सिमिलर स्ट्रक्चर ऑफ हैंड इज एन एग्जांपल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्या ये बायोडाइवर्सिटी का एग्जांपल होता है? कॉमन सेंस बताओ मुझे। एक बात मुझे बताओ, बायोडाइवर्सिटी आपने पढ़ी है ना? बायोडाइवर्सिटी का मतलब सिर्फ ये होता है कि डिफरेंट स्पीसीज के सिमिलर हैंड होते हैं, उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। लॉजिकली सोचो, पैसेज में लिखा भी होगा तो ये लाइन लॉजिकली तो लिखी नहीं होगी। ठीक है, अब देखो क्या है, लिम्स बीइंग यूज्ड बाय द डिफरेंट स्पीसीज फॉर द डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क इन एग्जांपल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्या ये बायोडाइवर्सिटी का एग्जांपल है? नो, दिस इज नॉट अगेन द बायोडाइवर्सिटी एग्जांपल। नाउ लेफ्ट विद द टू ऑप्शन, या तो सी होगा या तो डी होगा इसका आंसर। मैन एंड एफॉर्मेशन एनिमल हैविंग अ सिमिलर स्ट्रक्चर ऑफ लिम्स एग्जांपल ऑफ। ठीक है, अब देखते हैं, बात करते हैं, ऊपर पैसेज देखते हैं, क्योंकि इन्फेरेंस है तो डायरेक्ट आंसर नहीं कर पाएंगे। अब बैट मिल सेम पैटर्न, इवोल्यूशनरी की बात कर रहा है। इवोल्यूशनरी कहाँ पे है? डी में है, डी होगा इसका आंसर। मैन और दोनों जो हैं सेम वो हिस्ट्री शेयर करते हैं। हाँ यस, दूसरी चीज अगर आप देखोगे जो बी और सी में लिखा है ना, ये सब की बात कहीं पर नहीं करी गई है। ये लिम्स के बारे में, ऊपर बायोडाइवर्सिटी के बारे में भी नहीं बात करी गई है इतनी ज्यादा, जैसा इन्होंने एग्जैक्ट ऑप्शंस फ्रेम करके दे दिए हैं। ठीक है, पूरी हिस्ट्री में आपको बताया है कि कैसे इवोल्यूशनरी का मतलब क्या होता है, पता है ना आपको? इवॉल्व होना। इवॉल्व का मतलब जैसे ह्यूमन इवोल्यूशन के बाद आज का प्रेजेंट होमो सेपियंस बना है। पहले हम भी चिंपैंजी थे, गोरिल्ला थे, हमारे चारों हाथ पैर से चलते, धीरे 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 इवॉल्व होके आज प्रेजेंट ह्यूमन में आए ना। तो वही इसने बताया है कि किस तरह से इस चीज में कैसे चेंजेस हुए हैं। देखो कैसे बैट का, स्किन का क्या क्या हुआ है, वही सब चीजें इसमें बताए हैं। ठीक है, ऑर्गुटन और ह्यूमन एज वेल एज द रिट कनेक्शन टू द सम क्लस्टर ऑफ रिच बोन, यही सब इसमें बताया है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका डी। और जब भी ऐसे बड़े बड़े स्टेटमेंट लिखे और छोटे स्टेटमेंट लिखे तो जनरली ये वाले स्टेटमेंट्स हमारे करेक्ट रहते हैं। बस एक बार चेक कर लेना पैसेज में जाके कि उसके बारे में बात करी गई है नहीं करी गई है। ठीक है, चलो
अब अगला क्वेश्चन है हमारा एजम्पशन। कोई जरूरत नहीं है पैसेज में जाने की, बता दो। एजम्पशन हैव बीन मेड, बताओ इसका आंसर क्या होगा। आंसर कर सकते हो इसका बिना पैसेज में गए। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों की करेक्ट आंसर आए हैं, बिल्कुल सही, यही मैं आपको बताना चाहती थी। यस वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों की करेक्ट। देखो यहाँ पर देखो, कैन, मैंने बताया ना जहाँ पर कैन होता है और पॉजिटिव स्टेटमेंट रहता है वो करेक्ट होता है, तो थर्ड करेक्ट है, तो थर्ड करेक्ट है, तो ए हट जाएगा और डी हट जाएगा। या तो मेरा आंसर आपका 3 4 होगा या 1 और 3 होगा। अब 4 ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ पर डाटा गिवन है, तो मैंने आपको बताया है डाटा फैक्ट्स जब भी देते हैं वो हमेशा इनकरेक्ट होते हैं, तो हमारा ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो थर्ड और फोर्थ इनकरेक्ट हो गया, तो क्या बचा मेरे पास 1 और थर्ड, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने दिया है। यस, डन। हाँ, बाकी पैसेज में इसकी बात हुई भी नहीं होगी, क्योंकि वो डाटा फैक्ट्स ऐसे दिए हुए ना, उसकी बात होती भी नहीं है पैसेज में जनरली, ठीक है, तो ये हमारा हट जाएगा। चलो आप लोग मेरे को बताना, हाँ अगर कोई क्वेश्चन छूट जाए तो, यहाँ पे बोर्ड में कोई क्वेश्चन आगे चला जाए तो बताना, स्टॉप कर देना वहाँ पे। नेक्स्ट 21 ही है ना, एक बार कमेंट में बता दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 ही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ चलिए बताइए, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए। मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फेरेंस कौन सा इसमें बता सकते हैं। अब इन्फेरेंस कीवर्ड आ गया, यानी कि आंसर कहाँ मिलेगा, पैसेज में मिलेगा, ठीक है। अब देखो क्या क्या ऑप्शंस दिए हैं। ये देखो, तो इंडिया इज नॉट येट फुली रेडी टू अडॉप्ट द IoT इन द व्यू ऑफ लाइफ बिकम मोर कंफर्टेबल विद द डेवलपमेंट ऑफ चीप लो IoT डिवाइसेस। बताओ इसका आंसर क्या होगा। ए आंसर जिसने दिया है एक बार क्रॉस चेक करो पैसेज को, आप सीधे आंसर दे रहे हो। एक चीज मैंने कंडीशन जोड़ी है, इन्फेरेंस है, एजम्पशन नहीं है कीवर्ड, इन्फेरेंस है। कैन बी वाला करेक्ट होता है अगर ये इन्फेरेंस की जगह पर मेरा एजम्पशन कीवर्ड होता। जहां पर इन्फेरेंस कीवर्ड आ जाता ना, इसको आप रख सकते हो डाउट में कि ये करेक्ट होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। देन आप पैसेज में चेक करोगे कि वहां पर बात करी गई है कि नहीं करी गई है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स की। बात समझ में आ रही है, समझो तरीका, बात समझ में आ रही है। चलो अब यहाँ पर ये देखो, तो ये फुल्ली रेडी, ये क्या होता है, चलो बी तो हटा सकते हैं ना हम। नाउ ए सी और डी में मुझे नहीं पता कि क्या हो सकता है, अब देख लेते हैं कि मैन्युफैक्चर, मुझे लग रहा है ए हो सकता है, तो कहीं पे पैसेज में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करी है, देखते हैं जरा। एड्रेस करेगा सिक्योरिटी को, ऐड करेगा कॉस्ट को, न्यू एप्लीकेशन लाएगा, सिक्योरिटी मॉनिटर करेगा, कन्वेंशन करेगा, ठीक है, इम्प्लीमेंट करेगा, एक्सपेंड करेगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बूस्ट की बात तो करी नहीं है, कैन होने के बाद भी ये आंसर क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। हम खुद से कैसे एज्यूम कर लें कि अगर हम इन टेक्नोलॉजी को डेवलप करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बूस्ट करेगा। खुद से कुछ भी एज्यूम नहीं करना है पैसेज में, ठीक है। जेनरिक स्टेटमेंट है, करेक्ट हो सकता है कब, जब यहाँ पे एजम्पशन कीवर्ड आए, ठीक है। नाउ लेफ्ट विद द 2 ऑप्शन, या तो लाइफ बिकम मोर कंफर्टेबल विद द डेवलपमेंट ऑफ चीप लो। मोर कंफर्टेबल क्या होता है भाई, बहुत इजी, कंफर्टेबल क्या होता है, मोर क्या वर्ड होता है बताओ, मोर क्या होता है, कंफर्टेबल लिखता है या कुछ और लिखता है तो होता, ऐसा कहीं बोला भी नहीं गया है कि ये सब आ जाएगा तो लाइफ बहुत कंफर्टेबल हो जाएगी, ये बात भी नहीं बोली है। उसने बस बताया है कौन कौन से आइटम्स आते हैं। एज वी गो द डिजिटल वी मस्ट रिकॉग्नाइज ह्यूज थ्रेट ऑफ द इंटरनल सिक्योरिटी फ्रॉम सम IoT डिवाइसेस, ठीक है। एक ही ऑप्शन बचता है, वही करेक्ट हो जाएगा। चलो अब देखते हैं फटाफट से 22 क्वेश्चन नंबर। देखो फिर आ गया आज कोरोलरी वाला। देखो इसमें आपको पहले पॉइंट को, हाँ यस, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में कहीं पर बात नहीं हुई थी, इसीलिए वो ऑप्शन आपका इनकरेक्ट था। आनंद आपको समझ में आया क्यों मैंने उसको इनकरेक्ट किया, कैन होने के बाद भी।
क्लियर है? हाँ, ये चीज़ों को नोटिस करना, और क्लास एंड होने के बाद मैं आपको कहती हूँ ना, एक बार फिर से खुद से भी देखो। मस्ट एक्सट्रीम वर्ड है, लेकिन उस पूरे पैराग्राफ में उसी के बारे में बताया है कि क्या क्या चीजें होती हैं। 3 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दी तो एक ही बचेगा ना, लास्ट वाला, वो भी तो देखो। क्या आंसर दे रहे हो 22 का आप लोग? मुझे सब अलग अलग आंसर दे रहे हैं, बी डी, देखते हैं। देखो, इसके लिए मुझे एक बार पैसेज देखना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट कोई भी स्टेटमेंट को मैं इनकरेक्ट नहीं कर पाऊंगी। जो जिसका रिलेशन नहीं होगा वो कर सकती हूँ। द लॉस ऑफ बिग डाटा फ्रॉम इंडिया इज द प्रोपोर्शनल टू द डिग्री वैल्यू ऑफ फॉरेन ट्रेड। अच्छा, ऐसा होता है क्या? बताओ। यस यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखो देखो यहाँ पर देखो, पहला स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो, आप आंसर पे पहुंच जाओगे। ध्यान से देखो, द लॉस ऑफ बिग डाटा फ्रॉम इंडिया इज प्रोपोर्शनल टू द डिग्री वैल्यू ऑफ फॉरेन ट्रेड। नो, पढ़ा होगा ये तो बेसिक। अब देखो, इंडिया शुड चार्ज मोनोपोली रेंट फॉर द मल्टीनेशनल कंपनीज इन द एक्सचेंज फॉर बिग डाटा। अगर ऐसे डाटा के लिए वो करने लगेगा तो फिर कैसे हो जाएगा? एप्टीट्यूड लेवल डेवलप करो, बिल्कुल करेक्ट होंगे सबके सब। नो, दिस इज नॉट द करेक्ट। ग्लोबलाइजेशन इज नॉट, अरे नॉट क्या, ग्लोबलाइजेशन नॉट कहां से आ गया? इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया एज एन अंडरमाइन इट्स सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। नाउ लेफ्ट विद द ओनली वन ऑप्शन, दैट इज बी। एक बार फिर भी पैसेज को देख लेते हैं। पैसेज में किस चीज के बारे में बात किया है? विद द डिजिटल फिनोमिना रीस्ट्रक्चरिंग मोस्ट सोशल सेक्टर, इट इज अ लिटिल सरप्राइज दैट द ग्लोबल ट्रेड नेगोशिएशन आर नाउ द डिजिटल एरिया अटेम्प्ट टू प्रिवेंट। ठीक है, बिग डाटा इज फ्रीली कलेक्ट, देखो लिखा है ना, बिग डाटा इज फ्रीली कलेक्टेड और माइंड फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्री। और यहाँ पे क्या बात करी थी पैसेज में कि उनसे चार्ज करना चाहिए। नो, अब and converted into the digital intelligence in developed country. This intelligence began to control the different sector and extract the monopoly rent. A large foreign company provide the cab services, for instance, not a network car driver, digital intelligence about committing public transport, road traffic, city event, personal behavior, characteristic, committed drive, so on. ठीक है, चलो अब देख लेते हैं। ग्लोबलाइजेशन के बारे में वैसे भी बात नहीं करी गई थी और नॉट की वजह से भी इनकरेक्ट था, हट जाएगा। अब इंडिया शुड मोनोपोली रेंट, यहीं पे बताया था कि फ्री करना चाहिए, ये भी हट जाएगा। द टूल ऑफ बिग डाटा है डिग्री टू वैल्यू ऑफ फॉरेन ट्रेड, ये भी नहीं होता। तो एक ही ऑप्शन मेरे पास बचता है, इंडिया शुड बी केयरफुल टू प्रमोट द डिजिटल सोवरेनिटी इन दी ग्लोबल टॉक्स। ठीक है, यस, बिल्कुल सही। मोस्ट रैशनल और मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल कोरोलरी आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बी और डी में कंफ्यूज होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि लॉस ऑफ बिग, कॉमन से सोचो थोड़ा सा, द लॉस ऑफ बिग डाटा फ्रॉम इंडिया इज प्रोपोर्शनल टू द डिग्री ऑफ वैल्यू ऑफ फॉरेन ट्रेड। कोई भी चीज आपकी प्रोपोर्शनल, हाँ, कोई भी चीज आपकी एकदम प्रोपोर्शनल की बात जहां पे कर रहे हैं ना, वो चीज आपकी इनकरेक्ट है। बट अगर आप इसको देखोगे ना, तो पूरे इसमें डिजिटल सोवरेनिटी की बात ही करी गई है पूरे पैसेज में। देखो, डिजिटल फिनोमिना देखोगे, डिजिटल एरा, हर जगह देखो आप, डिजिटल के बारे में ही बात किया गया है। तो कहना क्या चाह रहा है? इंडिया शुड बी केयरफुल टू प्रोटेक्ट इज डिजिटल सोवरेनिटी इन दी ग्लोबल ट्रेड टॉक्स। ठीक है, पूरा पैसेज इस चीज के बारे में बात कर रहा है, इसीलिए हमारा बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। बात समझ में आ रही है कैसे किया मैंने? ठीक है, चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखो कह रहा है, व्हाट इज दी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डेफिनेटली इम्प्लाइड इन द अबव पैसेज। ये आप लोग आंसर कर सकते हो, क्योंकि अभी जस्ट मैंने आपको बताया पूरे पैसेज में किस चीज के बारे में बात हो रही है। यस, वेरी गुड, फटाफट आंसर दो। अभी जस्ट मैंने बताया है, ए समझ में आ रहा है? पूरे पैसेज में यही तो बात करा गया है, बिग डाटा इज द की रिसोर्स ऑफ द डिजिटल स्पेस। ये कहाँ बोला है कि बिग इकोनॉमी क्रिएट करती है बिग डाटा? खुद भी सोचो, एक्सेस टू द बिग डाटा इज प्रोपोगेटेड टू द डेवलप्ड कंट्री। नहीं भाई, एक्सेस एंड प्रोपोगेशन ऑफ बिग डाटा इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलप्ड कंट्री। नहीं, किसी डेवलप्ड कंट्री का ये कोई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना? यही पूरी बात करेगी की रिसोर्सेज और उसके बारे में, तो ऑटोमेटिकली आंसर विल बी ए। लॉजिकल वे आपको यूज करना है टू रीच द करेक्ट आंसर। बार बार मैं बोल रही हूँ, आप
पैसेज इज द ट्रैप, पैसेज इज जस्ट एन हिंट फॉर यू, ठीक है, कि मैंने आपको कोई टॉपिक बताया तो मैं उसके लिए बस आपको हिंट दे रही हूँ। ओवरऑल आपको कैसे आंसर पे जाना है, द ओनली वे थिंक लॉजिकली, ठीक है। आप देखो पूरे पैसेज जितने भी सालों के हम लोग कर रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा नॉलेज यूज नहीं कर रहे हैं, हम लोग बेसिक लॉजिक का यूज कर रहे हैं और हम लोग करेक्ट आंसर पे पहुंच जा रहे हैं। तो प्लीज इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। और आप एजम्पशन वाले तो आप लोग जो सबसे डिफिकल्ट होता है बच्चों को करने में वो आप इजिली कर लोगे, ठीक है। देखो मोस्ट लॉजिकल एंड रेशनल कोरोलरी अबव पैसेज, अगेन कोरोलरी इज द कीवर्ड, ठीक है, और फिर मोस्ट लॉजिकल एंड रेशनल, तो आपको देखना पड़ेगा। बट अगर आप इसको एक बार पढ़ोगे तो आप कर सकते हो आंसर। देखो ओनली स्मॉल फार्म होल्डर इन इंडिया कैन इंश्योर दी फूड सिक्योरिटी। एटलीस्ट मुझे ये तो बताओ कि कौन सा ऑप्शन आप लोग एलिमिनेट कर सकते हो। वेरी गुड, बहुत सही आप लोग जा रहे हो। बताओ बताओ, बाकी लोग भी बताओ। वही तो, यही तो आपको लाना है। विदाउट रीडिंग दी आरसी आपको आंसर बताना है। देखो ओनली स्मॉल फार्म होल्डर इन इंडिया कैन इंश्योर दी फूड सिक्योरिटी, ये अभी तक कभी सही हुआ? इनकरेक्ट। देखो ड्यू टू दी लार्ज नंबर ऑफ फार्मर हाउस होल्ड इंडिया विल नॉट हैव फूड सिक्योरिटी प्रॉब्लम। अरे नहीं, पुअर कंट्री हैव लिटिल रोल और रोल टू प्ले इन दी मिटिगेशन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। नो, ओनली फर्स्ट इज दी करेक्ट। तीन जब एलिमिनेट कर दिए तो लास्ट ही बचा, वही आंसर हो जाएगा। सपोर्टिंग स्मॉल फार्मर इज दी पार्ट ऑफ एनी एजेंडा रिगार्डिंग दी इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कर दिया आप सब लोगों ने आंसर, गुड। चलो अब अगला कीवर्ड तो एजम्पशन है। बताओ एजम्पशन कीवर्ड में तो बहुत आंसर अब करना आपको इजी पड़ गया है। एजम्पशन कीवर्ड का कभी भी आपको आंसर पैसेज में नहीं मिलता है, आपको आंसर करना है कि क्या इसका आंसर होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों के करेक्ट आंसर हैं। देखो दोनों लॉजिकली कौन सा इनकरेक्ट है कौन सा करेक्ट है, देखो और आंसर बताओ। लॉजिकल जब तक कोई स्टेटमेंट डेफिनेटली इनकरेक्ट नहीं होगा तब तक उस स्टेटमेंट को इनकरेक्ट नहीं करना है, ठीक है। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, दो बच्चों के बहुत करेक्ट आंसर आए हैं। बताओ बाकी लोग बताओ। यस, वेरी गुड, यही तो मैं चाह रही थी कि आप यही देखो। देखो अब बहुत सारे देखो, इंडिया पहले सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इंडिया विल हैव टू स्ट्रेंथन डिजास्टर मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज। बिल्कुल जेनरिक स्टेटमेंट है, ऐसा कहीं बोला है कि शुड, मस्ट, टारगेट कोई दिया है? नो, सिंपली बोला है कि इंडिया को स्ट्रेंथन करना है उसका डिजास्टर मैनेजमेंट कैपेबिलिटी। कोई नेगेटिव सेंस कुछ यूज हुआ है यहाँ पर कहीं से भी कहीं तक? नहीं ना, तो भी तो करेक्ट है। अब फर्स्ट पे देखते हैं, देयर इज अ पोटेंशियल प्रॉब्लम फॉर फूड इनसिक्योरिटी इन इंडिया। देखो पोटेंशियल वर्ड की वजह से ये स्टेटमेंट हमारा नेगेटिव से हट गया। आ रही बात समझ में? पोटेंशियल प्रॉब्लम का मतलब क्या है? ये एक पॉसिबिलिटी है, एक संभावना टाइप की क्रिएट हो रही है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका? सी। यस, बात समझ में आई? बिल्कुल सही, ठीक है। स्ट्रेंथन कैपेबिलिटीज के बारे में पैसेज में बात भी करी गई है, अगर आप इसका पैसेज देखोगे तो यहां पर बोला भी गया है, ठीक है। बट आप वैसे ही कर सकते हो इसका आंसर, देखो खुद ही से ही कर सकते हो। आपको एक खुद सोचो ना, ये एक पोटेंशियल प्रॉब्लम आने वाले टाइम में होने वाली है। इवन कोविड के टाइम पे बताओ आप, कितने सारे लोग भूखे सोए थे, कितने सारे लोगों को खाने को नहीं मिला था, कितनी सारी लोगों ने प्रॉब्लम फेस करी थी। आ रही बात समझ में? तो वो चीज दिमाग में रखिए, बैक ऑफ द माइंड, कि मैं क्या कर रहा हूँ आंसर और क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। ये क्लियर हो जाएगा तो फिर पैसेज एकदम सही हो जाएंगे, जैसे कि बहुत सारे बच्चों के यहाँ पे हो रहे हैं। यहाँ पे सी आंसर हो गया। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, फिर से एजम्पशन वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। लॉजिकल वे लगाना है, कोई भी ट्रिक नहीं है, सिर्फ कॉमन सेंस और आपका एप्टीट्यूड है। ये इसको कहते हैं हम लोग एप्टीट्यूड टू सॉल्व दी एमसीक्यू, ठीक है। जो मैंने आपको बोला जीएस पेपर 1 में भी रिक्वायर्ड है और सीसेट पेपर में भी रिक्वायर्ड है, ठीक है। देखो क्या है इसमें, एजम्पशन है। तो एजम्पशन तो आपको मैं क्यों कहती हूँ कि पहले आप ऑप्शन पढ़ो। जब आप ऑप्शन पढ़ते हो ना तो आपको समझ आने लगता है कि पैसेज किस चीज के बारे में बात कर रहा है मेरा। तो यहाँ पर आपको समझ आ रहा है, गवर्नमेंट की कुछ कंपनीज हैं जिनको एडिक्वेटली प्रिपेयर करना है क्लाइमेट चेंज, तो खुद ही समझ में आ गया, पैसेज इज टॉकिंग अबाउट द क्लाइमेट चेंज, ठीक है। नाउ सेलेक्ट करो एजम्पशन में से कौन सा है, देखो कौन सा इसमें एक्सट्रीम वर्ड है जिसको आप हटा सकते हो। लॉजिकली आंसर खुद पहुंच जाओगे करेक्ट आंसर पे। बताओ इसमें सोच के मुझे, किसने आंसर दिया था? वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एक ऑप्शन तो इसमें डेफिनेटली करेक्ट हो रहा है। हिंदी में भी दिखा देते हैं।
यस, वेरी गुड वेरी गुड। देखो हिंदी, इसके जो पैसेज की जो हिंदी होती है ना वो बड़ी डिफिकल्ट होती है, मुझे तो लगता है कि इससे अच्छा आपका ये वाला ज़्यादा वो रहता है। देखो, जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए सरकारों और कंपनियों को पर्याप्त रूप से तैयार होने की आवश्यकता है। बिल्कुल आवश्यकता है, जेनरिक स्टेटमेंट है, ठीक है। आत्यांतरिक मौसम की घटनाओं से भविष्य में सरकारों और कंपनियों को आर्थिक विकास कम हो सकता है, ठीक है। और क्या है, निवेश करना एक भारी जोखिम है, ओके, ऐसा होता है कहीं। चलो देखते हैं क्या है इसका आंसर। क्या आंसर दिया है, मुझे बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है। देखो सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ो ध्यान से। एक्सट्रीम वेदर इवेंट विल रिड्यूस द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द गवर्नमेंट एंड कंपनीज। तो मैंने आपको क्या बताया, जहां पर भी गवर्नमेंट के खिलाफ नेगेटिव पॉइंट बोला गया है, जहां पर भी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया गया है, गवर्नमेंट के खिलाफ नेगेटिव पॉइंट, वो कभी करेक्ट नहीं होगा। सेकेंड हटा दो, सेकेंड हटाते हैं तो फर्स्ट एलिमिनेट हो जाएगा, डी एलिमिनेट हो जाएगा। अब कल भी समझाया था डबल एफर्ट नहीं करना है। अब देखो थर्ड तो करेक्ट है, बात समझ में आ रही है, थर्ड करेक्ट है। अब मुझे थर्ड को चेक ही नहीं करना है, ह्यूज रिस्क लिखा है, क्या लिखा है, दोनों ऑप्शन में थर्ड कॉमन है, तो थर्ड तो करेक्ट है। अब सिर्फ सोचिए किसके बारे में, फर्स्ट पॉइंट के बारे में। गवर्नमेंट एंड कंपनी नीड टू एडुकेटली प्रिपेयर टू फेस द क्लाइमेट चेंज। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। गवर्नमेंट और जितनी भी कंपनीज हैं उनको जरूरत है कि वो एडुकेटली प्रिपेयर करें अपने आप को फॉर द क्लाइमेट चेंज। बात समझ आई? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा फर्स्ट भी करेक्ट है और थर्ड भी करेक्ट है, ठीक है। आप इसको बी से एलिमिनेट कर सकते थे, वेरी गुड। चलो अब बात करते हैं ये, फिर देखो एजम्पशन कीवर्ड आ गया, ठीक है। एजम्पशन कीवर्ड में क्या समझाया है, ध्यान से देखो, जो आपका एकदम नेगेटिव स्टेटमेंट है उसको हटाओ, इसका आंसर आप 2 मिनट में करो। एक ऑप्शन देखो इसमें तुरंत हट सकता है, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चों का एप्टीट्यूड बहुत ही अच्छा हो गया, एकदम सही आंसर आप लोग दे रहे हो। देखो तो जरा, मैं एक स्टेटमेंट को तो इसमें एकदम हटा सकती हूँ। एबॉलिशन ऑफ प्राइवेट स्कूल एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मोर गवर्नमेंट ओनली वे। अरे जहां ओनली आता है हटा दो, ओनली आ गया हटा दो, हटा दो। नाउ लेफ्ट विद द 2 ऑप्शन, 1 और 2 और 2। तो यहां से मुझे क्या समझ आ रहा है, 2 तो करेक्ट है, तो 2 पे दिमाग लगाना ही नहीं है, बस फर्स्ट पे देखो। मेकिंग इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी अ रियलिटी इज द फंडामेंटल गोल ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। अच्छा, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को रियलिटी में कन्वर्ट करना सिर्फ यही फंडामेंटल गोल है गवर्नमेंट का, है? यस, और 1 को आप पढ़ोगे तो दिस इज अ वेरी एक्सट्रीम स्टेटमेंट। क्या कह रहा है, मेकिंग इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी अ रियलिटी। अरे इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी रियलिटी, वर्ड देखो, इज द फंडामेंटल गोल ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। अब इसको हिंदी में भी देख लो एक बार, आपको समझ आएगा कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ इसका। देखो अवसर की समानता को एक वास्तविकता बना देना भारतीय शिक्षा प्रणाली का आधारभूत लक्ष्य है। नहीं भाई, आधारभूत लक्ष्य नहीं है। वर्तमान भारतीय विद्यालय प्रणाली शिक्षा प्रदान करने में असमर्थ है। देखो जहां पर भी गवर्नमेंट के असमर्थ की बात आ जाए ना, जहां पे गवर्नमेंट कैपेबल नहीं, कभी करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर मेरा सॉरी, मैंने कुछ इनकरेक्ट बता दिया क्या? हाँ यस, ठीक है, सेकंड करेक्ट था। हाँ अनेबल, हाँ ठीक है, अनेबल है ना, ओके ठीक है। वहां पे तभी हिंदी में देखो ना बहुत एक्सट्रीम वर्ड लिख देता है, इसलिए एक बार जरूर से उसको इंग्लिश से क्रॉस चेक कर लिया करो। देखो अनेबल वहां पे ऐसे लिख देता है कि आपको लगेगा ये एकदम नेगेटिव है, बट यहाँ पे पढ़ो अनेबल टू प्रोवाइड द एग्लिटेरियन एजुकेशन, पॉजिटिव सेंस में यूज हो रहा है, ठीक है। नाउ आपको क्या आंसर बताया था मैंने, यहाँ पे थर्ड तो हमने इनकरेक्ट कर दिया था, तो हमारा आंसर यहाँ पर था बी, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पैसेज पे। अब देखो अगला है हमारा 28 नंबर ऑफ क्वेश्चन। चलो बताओ, इसका आंसर भी आप 1 मिनट में कर सकते हो। हाँ, सेकेंड स्टेटमेंट गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहा है, लेकिन इस तरह से नहीं कर रहा है। एनेबल है कह रहा है, लेकिन ऐसे नहीं बोल रहा है। देखो ना, आप एक बार ध्यान से पढ़ो उसको, वो पॉजिटिव सेंस में यूज हो रहा है, क्योंकि वहां पर उसने कंप्लीटली अनेबल नहीं किया। उसने बोला कि वो अनेबल है, मतलब समर्थ नहीं है उतना करने में, और ये सच्चाई भी है। आप जेनरिक टर्म से उसको समझो, जेनरिक वे में सोचो। मैं कह रही हूँ ना, जब लॉजिक यूज करने लगोगे तो आंसर करेक्ट होने लगेंगे। बिल्कुल सही, ठीक है, मैं हिंदी में भी दिखा दूंगी। यहाँ देखो 28 का आंसर बताओ मुझे क्या होगा, ठीक है। अरे देखो, ठीक है, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में दिखाती हूँ। देखो इधर कितना इजीली है, नॉट अ क्योरेबल डिजीज इन इंडिया में। क्या ये क्योरेबल डिजीज ही नहीं है? टीबी क्योरेबल नहीं है क्या? बताओ आप, आजकल तो टीबी का इलाज हर जगह होता है, इसको हटाओ। नाउ देखो, इंडिया विल फ्री फ्रॉम द डिजीज ओनली कभी भी करेक्ट नहीं होता है। अब देखो यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट देखो, गवर्नमेंट सर्विलेंस मैकेनिज्म जो है ये डिफिकल्ट है, और पुअर, नो एक्सेस ऑफ ट्रीटमेंट। कोई एक्सेस ऑफ ट्रीटमेंट है ही नहीं, गवर्नमेंट को कंप्लीटली क्रिटिसाइज कर रहा है कि कोई एक्सेस ऑफ ट्रीटमेंट है ही नहीं। बचा एक ही ऑप्शन, जो मेरा आंसर आ गया बी।
हिंदी में भी पढ़ लेते हैं एक बार इसके, देखो हिंदी में भी पढ़ लिया करो ताकि कुछ कुछ आपको कोरिलेट कर पाओ। देखो भारतीय परिस्थितियों में तपेदिक साध्य रोग नहीं है, यही है ना, हाँ। ठीक करने के लिए निदान चिकित्सक उपाय से कहीं और अधिक आवश्यकता होती है, यस होती है ना। सरकारी की निगरानी में की कार्यविधि त्रुटिपूर्वक है और निर्धन लोगों के उपचार तक नहीं पहुंच पा रही है, सरकार को क्रिटिसाइज कर रहा है, ठीक है। कभी भी मुफ्त सेवा ये सब भी नहीं होगा, तो इसका आंसर आपका निकल गया, बी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंग्लिश में इसके कैचवर्ड पकड़ना बहुत ईजी हो जाता है एज कंपेयर टू दी हिंदी के। हिंदी में बहुत ही डिफिकल्ट टर्म आपके दिए रहते हैं, ये है ना अगला, हाँ चलो इसके पहले ऑप्शंस दिखा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर क्या है नेक्स्ट बताना, तो डाउनलोड करा होगा पेपर आप लोगों ने, 41 ही है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसको बता दूं फिर से, टीबी वाले को, उसके ऑप्शन पढ़ो ना एक बार। क्योरेबल लिखा हुआ था, देखो नॉट अ क्योरेबल डिजीज लिखा था, इसलिए फर्स्ट एलिमिनेट हुआ था जहां तक मुझे याद है। हाँ टीबी वाला ना, बहुत ऊपर जाना पड़ेगा, मैं ऐसे बता देती हूँ। देखो फर्स्ट वाला जो था उसमें टीबी वाला लिखा था ना, टीबी क्योरेबल डिजीज नहीं है, बट टीबी तो क्योरेबल है। सेकंड ऑप्शन जो था उसमें जेनेरिक टर्म में लिखा था कि टीबी को डायग्नोस करने के लिए मोर ट्रीटमेंट और रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है ना, बिल्कुल सही है। उसके बाद थर्ड और फोर्थ में क्रिटिसाइज किया था कि वो अवेलेबल ही नहीं है, वो फैसिलिटी नहीं दे पा रहा। लास्ट वाले में ओनली एक्सट्रीम वर्ड यूज किया था, इसलिए हमने एलिमिनेट किया, ठीक है। हाँ टीबी वाला डी पैसेज में कहीं नहीं। इसका आंसर बताओ मुझे, क्वेश्चन नंबर 41 का। वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट है आपका आंसर। बाकी लोग बताओ। आप लोग पैसेज भी पढ़ रहे हो या फिर नो? आपका रॉन्ग है। देखो प्राइवेट कंपनी शुड नॉट बी अलाउड, नहीं भाई, टू एग्री बिजनेस इन इंडिया पर्टिकुलरली सीड, नो। प्रेजेंट इंडियन डू नॉट फेवर दी कल्टिवेशन ऑफ जेंडर। कितने एक्सट्रीम वर्ड यूज करें, नॉट बी, डू नॉट। अब देखो डेवलपिंग कंट्रीज शुड रेज द इशू ऑफ WTO एंड इंश्योर द एबोलिशन ऑफ IPR। ये कैसे पता चलेगा विदाउट गोइंग टू द पैसेज? मुझे देखना पड़ेगा ना कि रैशनल ये बात करी गई है कि नहीं करी गई है पैसेज में, ठीक है। और अब देखो उसके बाद स्टेटमेंट ठीक है, बट मुझे पैसेज चेक करना पड़ेगा क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये स्टेटमेंट क्या है ऊपर। पब्लिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन शुड टेक लीड टू द GM टेक्नोलॉजी एंड प्रायोरिटाइज द टेक्नोलॉजी एजेंडा, ठीक है। देखना पड़ेगा पैसेज में कि ये बात करी गई है कि नहीं करी गई है। 41 पैसेज कहाँ है, ये रहा पैसेज। WTO के बारे में, WTO डूडो कहीं बोला है तो ही करेक्ट होगा। TM टेक्नोलॉजी IPR टू क्रिएट दी मोनोपोलॉजी टेक्नोलॉजी, GM टेक्नोलॉजी इज लार्जली कॉर्पोरेट है, मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है। दैट वाज व्हाई कॉर्पोरेट मेकिंग मेजर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। हाँ दिस इंश्योर दी नेशनल फार्मर पॉलिसी। WTO के बारे में तो बात करी नहीं है कहीं पे, WTO और ये कंपैरिजन तो बताया ही नहीं है कहीं पे। डेवलपिंग कंट्री शुड रेज दी, नो, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो अब मुझे बताओ 41 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज 42, बताओ। एजम्पशन का क्वेश्चन है। फोर्टी 42 बताओ। वेरी गुड, बिल्कुल सही है आपका आंसर। देखो तो सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ो तो, विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द एग्रीकल्चर प्रॉब्लम, नो, सेकेंड इज इनकरेक्ट, बोथ भी इनकरेक्ट। नाउ लेफ्ट विद द 2 ऑप्शन, या तो ए होगा या तो डी होगा, ठीक है। इशू ऑफ इफेक्ट ऑफ नेचुरल कैलेमिटी ऑन एग्रीकल्चर इज नॉट गिवन टू दी कंसिडरेशन इन दी GM टेक्नोलॉजी कंपनीज, यस दिस इज द जेनरिक स्टेटमेंट एंड द करेक्ट स्टेटमेंट, तो आंसर इज ए, ठीक है। चलो अब 43 का बताओ, इन्फेरेंस जो हम ड्रॉ कर सकते हैं। पहले पैसेज देख लो एक बार, फिर मैं इसका आपको, सॉरी ऑप्शंस देख लो, फिर मैं इसका आपको पैसेज दिखा दूंगी, जस्ट ऊपर ही मेंशन है, बताओ।
43 का बताइए। वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट है आपका आंसर। इसका आंसर भी आप लोग कर सकते हो, जितना अभी तक पढ़ा है ना उसी बेसिस पे कर सकते हो। नो, बी इज नॉट द करेक्ट आंसर। कोई ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हो जिनका आंसर नहीं आया, मुझे ये बताओ। बी तो देखो कैसे वर्ड बोल रहा है, लॉ अगेंस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन पॉलिसीज आर अननेसेसरी। कोई भी चीज अननेसेसरी होती है क्या? बी तो ऐसे ही हट जाएगा हमारा। अब क्या है, इन्वेसिव स्पीशीज शुड बी यूज टू रिहेबिटेट डेजर्ट एरिया एंड वेस्टलैंड ऑफ द कंट्री, सम टाइम द कैंपेन अगेंस्ट द फॉरेन प्लांट आर पॉइंटलेस। ये स्टेटमेंट ठीक लग रहा है। अगला देखते हैं, फॉरेन प्लांट शुड बी यूज टू इंक्रीज द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री, शुड बी। चलो अब हमें इसका वो देख लेते हैं एक बार, पढ़ो स्टेटमेंट, पैराग्राफ पढ़ो जल्दी से। पढ़ लिया? डन? यस, 2 बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है बस। अब देख लो इसके ऑप्शंस को। ये बात नहीं करी गई है, शुड बी यूज टू रिहैबिटेट डेजर्ट एरियाज, हटाओ। या तो आंसर सी होगा या तो आंसर डी होगा। फॉरेन प्लांट्स शुड बी यूज टू इंक्रीज द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री, ये बात भी नहीं बोली गई है, तो एक ही ऑप्शन बचता है, सी इज द करेक्ट आंसर। शुड बी इंक्रीज ये चीज नहीं बोला गया है, बायोडाइवर्सिटी एरियाज, हाँ नहीं बोला है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करिए लेकिन बायोडाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री नहीं बोला है, सी होगा इसका आंसर। चलो अब अगला बताना मुझे, अगला एजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन है, चलो बताओ। एजम्पशन बेस्ड है, इसका तो आंसर कर दोगे, बताओ 44 का। देखो पॉइंटलेस वर्ड को अगर आप एक्सट्रीम करते हो ना, बाकी चीज पढ़ो, बाकी स्टेटमेंट पढ़ो, उसने क्या बोला है, सम टाइम के साथ उसने पॉइंटलेस को कवर कर दिया ना। ऑलवेज कहता तो इनकरेक्ट हो जाता। देखो यहाँ पे जो पॉइंटलेस वाली आप लोग बात कर रहे हो ना, उसने सम टाइम लिखा है, देखो सम टाइम द कैंपेन अगेंस्ट द फॉरेन प्लांट आर पॉइंटलेस। अगर खाली ये लिखता द कैंपेन अगेंस्ट द फॉरेन प्लांट आर पॉइंटलेस बट, तो ये इनकरेक्ट हो जाता, बट उसने सम टाइम लिख दिया है कभी कभी, इस वजह से। हाँ यस, ये भी पॉइंट है, बिल्कुल सही आपने दिया है। सी इसलिए भी क्योंकि बिकॉज पैसेज में इन्होंने क्या बोला है कि अराइवल ऑफ न्यू स्पीसीज जो है वो इंक्रीज कर देती है बायोडाइवर्सिटी को। यस ठीक है, ये भी पॉइंट है। बात समझ में आई? पॉइंटलेस वाले को क्यों हटाया? प्रणव क्लियर हुआ? पॉइंटलेस को क्यों रखा, सॉरी हटाया कह रही हूँ, पॉइंटलेस को क्यों रखा, क्लियर हुआ? नहीं, क्या दिक्कत हो रही है बताओ, क्या प्रॉब्लम हो रही है? आपने क्या, आपके अकॉर्डिंग क्या है उसका आंसर? डी, एक मिनट, डी है कह रहे हैं, एक मिनट देख लेते हैं यहाँ इस क्वेश्चन को, इनको थोड़ा डाउट हो रहा है। ठीक है, ये कह रहे हैं डी होगा, जरा एक बार पैसेज देखो और मुझे बताओ डी होगा इसका आंसर या सी होगा? सी और डी में ही, अच्छा हाँ सी, हाँ ठीक है, सी और डी में ही वो लग रहा है इनको कि सी होगा डी होगा, बाकी में तो दिक्कत नहीं है ना, ए और बी में तो दिक्कत नहीं है।
ए और डी में तो दिक्कत नहीं है ना, ए और बी में तो दिक्कत नहीं है, आइदर विल बी सी और डी। डी क्यों एलिमिनेट है? देखो एक बार क्या बोल रहा है, फॉरेन प्लांट शुड बी यूज टू इंक्रीज दी बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ कंट्री। फॉरेन प्लांट को हमें यूज करना चाहिए ताकि हम इंक्रीज कर सकें बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ कंट्री। ठीक है, अब पढ़ो यहाँ पर कीवर्ड देखो क्या है, रैशनल इन्फेरेंस है, यानी कि पैसेज से ही मुझे ड्रॉन करना है। तो देखो यहाँ पे पढ़ो, इसको ध्यान से पढ़ो। ये तो बात कहीं करी नहीं गई है इस पूरे पैसेज में, ऐसा तो बोला ही नहीं गया है कहीं पे। यस हाँ, ये देखो एक पॉइंट इन्होंने बहुत सही दिया है, मैं बोलती हूँ आप सुनिए। हाँ कोई नहीं, देखो ठीक है, देखो देखो मोस्ट अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है ना, देखो ठीक है चलो कोई नहीं, आपका कंफ्यूजन जायज़ है। देखो या तो सी या तो डी, यही कंफ्यूजन हो रहा है ना, अब समझना ठीक है। सी वाले के लिए उन्होंने बहुत अच्छा रीज़न दिया हुआ है कि जो अराइवल ऑफ न्यू स्पीसीज होती है ना, वो इंक्रीज कर देती है बायोडाइवर्सिटी को। ठीक है, तो ये पॉइंटलेस है टू कैंपेन अगेंस्ट दी फॉरेन प्लांट, यही तो उसने बोला है। समटाइम दी कैंपेन अगेंस्ट दी फॉरेन प्लांट आर पॉइंटलेस। क्यों पॉइंटलेस है? क्योंकि वो कभी कभी आपकी बायोडाइवर्सिटी को क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है। ऊपर पैसेज में बोला था ना कि न्यू स्पीसीज जब भी अराइवल होता है नई स्पीसीज का, तो वो क्या करती है, वो बायोडाइवर्सिटी को इंक्रीज कर देती है। तो जो भी कैंपेन हमने किया है वो क्या हो गया, उस पॉइंट के लिए तो पॉइंटलेस हो गया ना। फॉरेन प्लांट के लिए जो आपने वहां पर बनाया है वो पॉइंटलेस हो गया ना। अब लास्ट में क्या बोला, देखो फॉरेन प्लांट शुड बी यूज टू इंक्रीज द बायोडाइवर्सिटी ऑफ कंट्री। कह रहा है कि आपको करना ही चाहिए, समझ रहे हो, फॉरेन प्लांट का ही यूज करना चाहिए ताकि हम बायोडाइवर्सिटी को इंक्रीज कर सकें, इंक्रीज द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ कंट्री। आ रही बात समझ में? दोनों में क्यू सी पे हम लोग गए। जेनरिक आप देखो ना, आपको रैशनल इन्फेरेंस निकालना है लॉजिकली, दोनों में लॉजिकली सोचो। अगर समटाइम दी कैंपेन अगेंस्ट दी फॉरेन प्लांट्स आर पॉइंटलेस का मतलब ये है कि कभी कभी जब नई स्पीसीज का अराइवल होता है तो आपका क्या होता है, आपकी बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज हो जाती है। तो उस पॉइंट पे आपने जो भी कैंपेन किए हैं वो उस पॉइंट के लिए क्या हो गए, पॉइंटलेस हो गए। ये बात उसने बोली है, इसलिए उसने आपका टर्म समटाइम्स लगाया है। तो समटाइम्स से इस नेगेटिव को उसने सब्स्टिट्यूट करके आपका पॉजिटिव सेंस है। बस लास्ट वाले में आपको कह रहा है कि फॉरेन प्लांट शुड बी यूज, आपको यूज ही करना है फॉरेन प्लांट का, तभी आप इंक्रीज कर पाओगे बायोडाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री। ऐसा है क्या? नेटिव स्पीसीज भी तो बहुत सारी ऐसी होती हैं जो आपकी बायोडाइवर्सिटी को इंक्रीज कर देती हैं। ठीक है, कंपलसरी उसने बाइंडिंग कर दिया है, इसीलिए इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, चलो अब बताओ ये वाला आंसर। एजम्पशन के बेस्ड आंसर आपने दे दिया 44 का। ओके चलो बताइए, बाकी लोग बताइए। नो नो नो, एक ही बच्चे ने करेक्ट दिया है, इनकरेक्ट है आपका आंसर। पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। देखो फूड सेफ्टी इज अ कॉम्प्लेक्स इशू दैट कॉल फॉर द मल्टी प्रोलॉन्ग सॉल्यूशन। यस, ये हमारा करेक्ट है। तो फर्स्ट करेक्ट है, तो या तो ये होगा, एक ऑप्शन मेरा एलिमिनेट हो गया थर्ड वाला। ठीक है, अब थर्ड एक में एलिमिनेट हो गया, तो बाकी में देखते हैं या तो 1 और 2 होगा, या तो 1 और 3 होगा, या 1, 2 एंड 3 होगा। ग्रेट इन्वेस्टमेंट नीड टू बी मेड इन द डेवलपिंग द मैन पावर फॉर द सर्विलेंस एंड ट्रेनिंग। यस, इन्वेस्टमेंट चाहिए मैन पावर और सर्विलेंस ऑफ द ट्रेनिंग के लिए। सेकेंड स्टेटमेंट भी मेरा क्या है, सबके अलग अलग आंसर आए हैं, डी सी। बताओ बाकी लोग बताओ, तब मैं एंड करूंगी। तीनों जेनरिक लग रहे हैं, ठीक है, तीनों करेक्ट हैं क्या, बताओ। वेरी गुड, सिर्फ एक ही बच्चे को समझ आया कि क्यों थर्ड स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। देखो मैंने क्या बताया, गवर्नमेंट को राय देना, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना, वो हमेशा इनकरेक्ट। क्या कह रहा है, देखो इंडिया को जरूरत है कि वो एक सफिशिएंट लेजिस्लेशन बनाए ताकि वो गवर्न कर पाए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को। इंडिया को कोई भी आपका लेजिस्लेशन को कोई भी गाइड नहीं करेगा, वो अपने अकॉर्डिंग अपना काम करेगा। कह रहा है इंडिया को जरूरत है कि वो एक सफिशिएंट लेजिस्लेशन बनाए। यानी कि कहने का मतलब क्या है, अगर नॉर्मल सेंस में समझे, चलो ऐसे नहीं समझते हो तो ऐसे समझो, किस सेंस में समझो कि इसके इस स्टेटमेंट के कहने का मतलब क्या है। अगर आप ये समझने लग जाओगे ना तो बहुत हेल्प मिलेगी। देखो इंडिया को जरूरत है कि वो बनाए एक मेक सफिशिएंट लेजिस्लेशन फॉर फूड गवर्निंग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। इसके कहने का मतलब है कि इंडिया के पास कोई लॉ ही नहीं है, कोई लेजिस्लेशन ही नहीं है फूड गवर्निंग इंडस्ट्री को लेके। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहे हैं?
सजेशन देना इज पॉजिटिव बट द कंक्लूजन ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नेगेटिव। क्या कह रहा है, देखो इंडिया को जरूरत है कि वो एक सफिशिएंट लेजिस्लेशन बनाए। इसके कहने का मतलब क्या है कि इंडिया के पास तो लेजिस्लेशन है ही नहीं, यही बोलना चाह रहा है ना, कि ताकि वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए अभी तक कोई लेजिस्लेशन है ही नहीं, तो कुछ है ही नहीं, वो ये बोल रहा है। नीड टू कह रहा है, जरूरत है एकदम कि वो आपका बनाए लेजिस्लेशन। बात समझ में आ रही है थर्ड स्टेटमेंट को देखे। अगर ये नीड नहीं होता, अगर ये नीड वर्ड नहीं होता, नीड का मतलब क्या होता है, एकदम एक्सट्रीम, जरूरत है अभी के अभी करना है आपको, क्या आप कहते हो ना कि ये मेरी नीड है, मुझे अभी के अभी चाहिए। बात समझ में आ रही है। अगर ये नीड नहीं देता, नीड टू नहीं देता, तब हम इस स्टेटमेंट को करेक्ट कर देते। नीड का मतलब समझ रहे हो क्या है? नीड का मतलब है नेसेसरी, कंपल्सन कह लो या बाइंडिंग कह लो या कह लो कि मस्ट, यही है, इस तरह से इसको दे रखा है। तो ये नीड की वजह से जस्ट ये हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग हुआ है। इंडिया नीड टू मेक अ सफिशिएंट लेजिस्लेशन फॉर गवर्निंग द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। कहने का सिंपल मतलब है आपको अभी के अभी नीड है। आप ये बोलो कि इंडिया के, आपको अगर मैं ये बोलूँ कि अभी थोड़े टाइम बाद हम आपको ये चीज़ दे देंगे, तो वो चीज़ ठीक है, आप सजेशन दे रहे हो कि आज ये चीज़ नहीं हो पाएगी, 1-2 दिन बाद हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर तो ये क्या कह रहा है, आपको अभी के अभी करना है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, बात समझ में आई? हाँ, और ऐसा पैसेज में भी नहीं कहा गया। यस, मैं इसलिए तो कहती हूँ कि पैसेज को भी एक बार देखो, पैसेज में देखो कि गवर्नमेंट को सोचो, क्या उसके माइंडसेट को सोचो कि वो क्या कहना चाह रहा है, डायरिया डेथ ये सब के बारे में बताया। बट ऐसा तो कहीं नहीं बोला है इस पूरे पैसेज में भी कि हमें एक रेगुलेशन की जरूरत है इंडिया को। ठीक है, क्लियर? पैसेज में भी कहीं नहीं बोला गया दूर दूर तक। तो आंसर हमारा आ जाएगा यहां से ए। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 45। बताओ इसका आंसर। अगर रेगुलेशन का कहा गया है तो मैंने आपको बताया है, अगर पैसेज में कहा गया है तो फिर वो आंसर कभी नहीं होगा। पैसेज दिखाना है, एक मिनट। हाँ, पैसेज देखना पड़ेगा इसमें, तो देखिए एक बच्चे ने मुझे आंसर दिया था करेक्ट। प्रणव आप दोबारा चेक करो अपना आंसर। यस, हिमांशु का करेक्ट है। ऑप्शंस ओके। बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। देखो ऑप्शंस, ऐसे भी आंसर कर सकते थे। मेनली है यहाँ पे अगेंस्ट ओनली दिस वन इज द पॉजिटिव इन फेवर ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल ग्रुप इन द सिटी प्लानिंग। आगे आंसर नो, ए इज नॉट द करेक्ट आंसर, डी होगा। सबने करेक्ट आंसर दिया है, आपका कैसे रॉन्ग हो गया? हाँ, डी सबसे जेनेरिक स्टेटमेंट भी लग रहा है, बिल्कुल सही। आपको क्या कहा है, जब आप कंफ्यूज हो जाओ किसी दो ऑप्शन में जो एकदम नियर बाई करेक्ट है, तो जो जेनेरिक स्टेटमेंट है हमेशा उसके पास जाइए। देखो यहाँ पे पढ़ भी लो पैसेज में किस चीज़ के बारे में बोला है। इंटरेस्ट ऑफ वर्किंग एंड पुअर पीपल हैव हिस्टोरिकली बीन नेग्लेक्टेड इन द प्लानिंग ऑफ अवर सिटी आर इंक्रीजिंगली इंटॉलरेट इन सर्व एंड अनबिलीव places for the large number of citizens, and yet we continue to plan the static development plan that drawn exclusively from the technical expert, distance from the people life experience and need, and actively excluding the large number of people, place, activity and participate that are an integral part of the city. यही तो बात करी गई है पूरे पैसेज में। ये थोड़ी बोला है मेनली वर्किंग क्लास और पुअर क्लास। नो, अगेंस्ट द मोनोपोली, ये तो बताया ही नहीं गया। आप ये आंसर कैसे दे रहे हो? ये आंसर नहीं होगा, डी होगा इसका आंसर। चलिए 46 का बताओ।
वेरी गुड, आपकी तो एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो गई है, वेरी गुड। आंसर 1 मिनट में आ जाएगा इसका। कीवर्ड क्या है? पैसेज से ही बताना होगा, पैसेज के बिना ऐसे तुक्केबाजी मत कर देना। नो नो, ये आंसर दे रहे हैं, एक ऑप्शन को छोड़ दिया आप लोगों ने। एक बार आप फोर्थ स्टेटमेंट पढ़ो तो, फोर्थ स्टेटमेंट पढ़ो तो, लिटरेट रूरल पॉपुलेशन इज नॉट विलिंग टू एंटर द ऑर्गेनाइज सेक्टर, ऐसा होता है क्या? फोर्थ स्टेटमेंट पढ़ो तो, बताओ। फोर्थ स्टेटमेंट पढ़ो तो एक बार, फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है क्या? इनकरेक्ट है ना, तो फोर्थ इनकरेक्ट है तो मेरा बी ऑप्शन हट जाएगा और डी हट जाएगा। या तो आंसर ए 1 और 2 होगा या तो 3 होगा, लेकिन 1 और 2 दोनों में है, तो 1 और 2 तो करेक्ट है, 1 और 2 करेक्ट है। मुझे सिर्फ चेक करना है थर्ड को, सर्विस सेक्टर इन इंडिया इज नॉट वेरी लेबर इंटेंसिव। वैसे तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, एक बार यहाँ पर देख लेते हैं ऊपर पैसेज में, बिकॉज पैसेज से ही हमको ड्रॉ ऑन करना है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। वास्ट मेजोरिटी ऑफ इंडियन आर पुअर विद barely 10% एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, 10% एम्प्लॉयड हैं आपके ऑर्गेनाइज सेक्टर में। वी आर लिंकिंग दिस इकोनॉमिक ग्रोथ इन जनरेटिंग द सस्टेनेबल इकोनॉमी, बट दिस इज नॉट सो। When our economy was growing at the 3% per year, employment is the organized sector was growing at only 2% per year. ठीक है, as the economy began to grow 7 to 8% year, rate of growth employment is organized sector actually declining in the 1% per year. तो इसके कहने का मतलब क्या है? सर्विस सेक्टर इन इंडिया इज नॉट वेरी लेबर इंटेंसिव। यस, ए नहीं होगा इसका आंसर, ध्यान से देखो एक बार। ए नहीं होगा इसका आंसर। जरा थर्ड स्टेटमेंट को एक बार ध्यान से पढ़ो और सोचो किस सेंस में नेगेटिव है, और ऊपर पैसेज देखो, पैसेज से ही इम्प्लाई करना है। पैसेज में क्या डाटा दिया है, क्या दिया है, पैसेज से कंपेयर करके देखो। लुक एट दी पैसेज, देखो पैसेज को और उस ऑप्शन को देखो। पैसेज को देख कर आंसर दो, अपने मन से नहीं दो। सर्विस सेक्टर के बारे में नहीं बताया है पैसेज में, इसने क्या बोला है देखो। ऑर्गेनाइज सेक्टर कौन सा होता है? पूरी जगह पे देखो ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात की है। वास्ट मेजोरिटी ऑफ इंडियन जो है वो पुअर है, 10% जो है वो एम्प्लॉयड है सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर में। अगर हम बात करते हैं रिग्रेस इकोनॉमिक ग्रोथ की जो जनरेट करी है एम्प्लॉयमेंट, तो नॉट सो बताए अवर इकोनॉमी वर ग्रोइंग एट दी 3% पर ईयर। ठीक है, 3% पर ईयर से अपनी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। एम्प्लॉयमेंट इन ऑर्गेनाइज सेक्टर वाज ग्रोइंग एट दी 2% पर ईयर। 3% से इकोनॉमी ग्रो कर रही है, 2% से हमारा सर्विस सेक्टर, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात कर रहा है। एज दी इकोनॉमी बिगेन 7 to 8%, देखो 7 to 8% आपकी इकोनॉमी बिगिन हो रही है, येट रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो कितना हो रहा है? 1%। बताओ क्या है इसके कहने का मतलब? ठीक है, अब इधर देखो, ओनली कहां लिखा है इसमें?
हाँ बिल्कुल सही बात है, सिंपल सी बात है। ये जो ये है ना, इसने लास्ट लाइन पढ़ो तो जरा, ये यही तो कह रहा है कि जो 7 to 8% हमारी इकोनॉमी बिगिन कर रही है, लेकिन रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑर्गेनाइज सेक्टर में 1% है। तो यही तो इसने बोला है कि लेबर घट रहे हैं, सर्विस सेक्टर जो है इंडिया में ये बहुत ज़्यादा नॉट वेरी लेबर इंटेंसिव, यही तो बात बोली है। लास्ट लाइन को सीधे सीधे उसने यहाँ पर लिखा हुआ है। उसने ये लास्ट वाली लाइन पढ़ो एक बार और देखो एक बार, समझ में बात आ रही है या नहीं आ रही? किसी के नहीं आ रही तो पूछिए। क्लियर है? किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए प्लीज, ऐसा कुछ नहीं है, मैं दोबारा बता दूंगी, फिर से बता दूंगी। डाउट है कहीं पे तो पूछो। बताइए, आगे बढ़े, बताओ जल्दी से। चलो बताओ। लॉजिकल, रैशनल, क्रूशियल इन्फेरेंस कैन बी डिराइव फ्रॉम द अबव पैसेज। हाँ हाँ, यस यस, बिल्कुल सही। मोस्ट लॉजिकल रेशनल, उसने पूरे पैसेज में यही बात बोली है। देखो जो इससे पहले वाले में जिसको डाउट हो रहा है ना, एक बार पैसेज अगेन देखो, और जो स्टेटमेंट उसने थर्ड में दिया है वो इनकरेक्ट है कि नहीं खुद से देखो। पूरे पैसेज में उसने यही बोला है कि लेबर जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं, उसका रीज़न दिया हुआ है, क्या ये रीजंस हैं ये सब भी बताया है उसने, कितने % ग्रो कर रहे हैं, कितने रीज़न वो हो रहे हैं, इसीलिए ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हुआ है। यहाँ पर नॉट उसने पैसेज में दिया है इसलिए करेक्ट हो रहा है। मैं आपको बोला ना, जब कीवर्ड हमारा पैसेज से ही ड्रॉन करना है तब जरूर पैसेज पढ़ना, ऐसे आंसर नहीं कर देना। 47 का बताओ। वेरी गुड, पैसेज पढ़ा आप लोगों ने, ऐसे आंसर दे दिया? पैसेज पढ़ के दे रहे हो या ऐसे दे दिया? पढ़ा आपने? नहीं, बाकी लोगों ने ऐसे दे दिया। वेरी गुड वेरी गुड। देखो, effort to bring people of India in banking system are not successful. No. For meaningful financial inclusion, India banking system need more number of banking last mile of worker. No. Better banking outage would be the impossible. Impossible कोई भी चीज़ नहीं होती। थर्ड स्टेटमेंट पढ़ो, meaningful financial inclusion in India required that banking corporation have diverse skill. Yes. बिल्कुल सही बात है और एकदम 100% करेक्ट है ये स्टेटमेंट। ठीक है, सी होगा इसका आंसर। चलो अब देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर लिख दीजिए तो एक बार कमेंट में, यही है कि मैं कोई और पे जा रही हूँ। 61, क्वेश्चन नंबर 61 है ना? वेरी गुड, सी इज द करेक्ट। चलो 61 पे बताओ। चलिए ठीक है, बताइए क्या है? इन्फेरेंस। ठीक है, चलो गुड। वेरी गुड, 2 बच्चों के करेक्ट आंसर आए। वेरी गुड, एकदम करेक्ट है। ये स्टेटमेंट जेनरिक है, बट एक बार पैसेज में देखना किस चीज़ के बारे में बात करी गई है कि नहीं करी गई है। ठीक है, मैं दिखा देती हूँ पैसेज, आपने ये देख लिया होगा। इसका पैसेज कहाँ है? ये है पैसेज, साइड में ही है।
थोड़ा बड़ा है, चलो पहले पढ़ लो फिर मैं आगे करूँगी। यहाँ से स्टार्ट करिए। नो आपका आंसर रॉन्ग है। एक क्या बोल रहा है, बेटर रेगुलेटरी सिस्टम विल हेल्प इंडिया टू अचीव द साइंस ऑफ इकोनॉमी अप्रोप्रिएट। ठीक है, देखते हैं क्या वर्ड है, बेटर रेगुलेटरी सिस्टम। ठीक है, साइज ऑफ इकोनॉमी, अचीव साइज ऑफ इकोनॉमी अप्रोप्रिएट टू इट्स पॉपुलेशन। ठीक है, यहाँ पर कहीं पे था टर्म मैंने देखा था, इंडिया स्पेशली नीड अ लॉन्ग टर्म रेगुलेटरी सिस्टम बेस्ड ऑन द कोलैबोरेशन रादर देन द करंट टॉप डाउन अप्रोच। रेगुलेशन सीक डिजायरेबल आउटकम, रिपीटेडली यूज द पॉलिटिकल टूल। वहाँ पर क्या बोल रहा है, साइज ऑफ इकोनॉमी, ओके, अप्रोप्रिएट टू द पॉपुलेशन। ठीक है, often regulation fail to increase the impact of job and economic growth. Less restrictive alternative regulation may use to protect the local market at the expense of widely shared prosperity and future. Additionally, regulations inevitably result in the numerous undue consequences. In today's hyper-competitive global economy, regulation need to be used as a weapon that seek cost-justified social and environmental benefit while improving the economic well-being of most citizen. इसने क्या बोला था यहाँ पे पैसेज में, इंडिया बेटर रेगुलेटरी सिस्टम विल हेल्प टू इंडिया टू अचीव द साइज ऑफ इकोनॉमी एंड अप्रोप्रिएट इन पॉपुलेशन। नहीं, ये बात नहीं बोली है पैसेज में, पैसेज में नहीं बोला है। ठीक है, और फिर क्या है, जॉब क्रिएशन ऑफ इकोनॉमिक टू बी डोमिनेट, ये भी नहीं बोला गया है, रेगुलेटरी सिस्टम, ये दोनों बातें नहीं बोली गई हैं। नाउ या तो बी होगा या तो सी होगा। ठीक है, क्या है इसका आंसर बताओ, किसी ने आंसर दिया था करेक्ट मुझे लग रहा है याद, बताओ इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा इसका। Yes. Do not favor the irrigation with today hyper competitive global environment. No. B होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब assumption वाला क्वेश्चन है, करो बताओ। Yes, हाँ सबने करेक्ट आंसर दिया है, B is the correct. Yes. सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ो तो, अरे तो आंसर तुरंत पता चल जाएगा, बताओ बाकी लोग। यस, आनंद का भी करेक्ट है, गुड। यस, बिल्कुल सही बात है। सेकेंड स्टेटमेंट देखो, सोशल और इन्वायरमेंटल कंसर्न आर जनरली इग्नोर बाय द गवर्नमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड वाइल इंप्लीमेंटिंग द रेगुलेशंस। गवर्नमेंट की पूरी तरह से बुराई करी गई है, सेकेंड तो नहीं होगा, बोथ भी नहीं होगा। रेगुलेशन आर नॉट इफेक्टिवली यूज, देखो नेगेटिव स्टेटमेंट है, नॉट इफेक्टिवली यूज हो रहा है प्रोटेक्ट करने में लोकल मार्केट को, तो वन भी नहीं होगा, डी होगा इसका आंसर। यस, डी होगा इसका आंसर, गुड। चलिए 63 का बताइए। इन्फेरेंस है तो पैसेज जरूर देखना एक बार, बट जो नेगेटिव है उसको तो आप एटलीस्ट हटा ही सकते हो, ऐसे स्टेटमेंट है इसमें भी। दोबारा चेक करो, रॉन्ग है आपका आंसर, प्रणव दोबारा चेक करो। यस, आपका करेक्ट है। देखो ये वाला तो हटा सकते हो ना, कंडीशन ऑफ चिल्ड्रंस कॉज बाय द गट बैक्टीरिया कैन नॉट बी ट्रीटेड, नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये तो हटा सकते हैं ना, बता दो मुझे कमेंट में, ये हटा दिया। नाउ यस, अब आपने करेक्ट आंसर दिया है, गुड। अब 3 ऑप्शन बचे, अब देखते हैं। द गट ऑफ माल न्यूट्रिशन बेबी शुड बी इन कॉन्टेक्ट विद द मैच्योर माइक्रोबायोम्स। ठीक है, बेबीज ऑफ मदर शुड बी फेड विद डेयरी मोर फोर्टिफाइड।
ठीक है। रिसर्च ऑन बीइंग इफेक्ट ऑफ गट बैक्टीरिया और न्यूट्रिशन हैज पॉलिसी इम्प्लीकेशंस। चलो पढ़ लेते हैं इसका पैराग्राफ, पढ़ो जल्दी से मेरे साथ फटाफट। आया समझ में? ठीक है, अब देखो, अब पढ़ो, 2 मिनट टाइम देती हूँ सबको। अमर का भी करेक्ट आंसर है, प्रणव का करेक्ट है, विनी का करेक्ट है। आनंद दोबारा देखो आप। शुड बी वाले तो अभी इनकरेक्ट हो रहे थे ना। यस बिल्कुल सही। ये जो यहाँ पे इनकलकेट वर्ड दिया गया है ना, ये वर्ड कभी भी ह्यूमंस और वो नहीं होते, हमेशा कौन होते हैं? प्लांट और एनिमल होते हैं। तो बी तो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। अब बच्चा सी और डी में कोई, डी पढ़ो ना एक बार, डी खुद पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा। डी एकदम जेनरिक। देखो फोर्टिफाइड इंस्टेंट ऑफ द मदर मिल्क, ये भी नहीं है करेक्ट हमारा। डी करेक्ट है, जिसमें बोला है कि इफेक्ट गट बैक्टीरिया ऑन न्यूट्रिशन हैव द पॉलिसी इम्प्लीकेशंस। आ गया? यस गुड। हाँ, सी कहीं बात नहीं करी गई है कि मदर के मिल्क को रिप्लेस करा दो, बिल्कुल सही बात है। जो आप ये वर्ड सिर्फ देखकर आंसर दे रहे हो ना, ऐसा दिया है इस वर्ड के बारे में कि मदर की उसमें होती है, बट ये नहीं बोला है कि उसको रिप्लेस कर दो। ठीक है, यहाँ पर तो स्टेटमेंट में रिप्लेस करने की बात हो रही है, तो एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास, डी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 64 एजम्पशन वाला होगा। चलो बताओ, एजम्पशन वाले तो बताओ अब। गुड। नो नो नो, अमर का करेक्ट है, प्रणव का करेक्ट है, हिमांशु का रॉन्ग है। यस देखो ना, आप लोग खुद देखो क्या बोल रहा है। प्रोसेस प्रोबायोटिक फूड्स आर सॉल्यूशन टू ट्रीट द चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम द माल ड्यू टू द इमेच्योर एंड बैक्टीरिया कंजम्पशन। अरे एक बात बताओ, अगर वो जो बच्चा है, अगर वो प्रोबायोटिक लेने का कैपेबल है, तो उसको माल न्यूट्रिशन होगा ही क्यों? है ना, खुद सोचो। और वैसे भी ये स्टेटमेंट एकदम रॉन्ग है। अब देखो दूसरा कह रहा है, द बेबीज ऑफ मालनरिश्ड मदर जनरली टेंड टू माल। देखो जनरली बिल्कुल सही बात है, अगर मम्मी ऐसी होती है तो जनरली बच्चा भी वही होता है। जेनरिक स्टेटमेंट है, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अब इसका बताओ, ये भी आपका एजम्पशन बेस्ड ही है। रीजन ऑफ ग्लेशियर वार्म फास्टर देन द अदर रीजन ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग कैन लीड्स टू दी कैन रिड्यूस। बताओ क्या होगा इसका आंसर जल्दी से। हाँ यस, प्रोसेस फूड के बारे में कहीं बात नहीं करी है। हाँ यस बिल्कुल सही, प्रोसेस फूड वैसे भी नहीं देते हैं। कॉमन सेंस में कह रही हूँ ना, जेनरिक कॉमन सेंस आप लोग डेवलप करो, सब सॉल्व होंगे। वेरी गुड, एकदम इन्होंने करेक्ट आंसर दिया है, बिल्कुल सही। ठीक है, पैसेज भी दिखा देती हूँ। देखो कैन कैन यानी कि 2 और 3 तो करेक्ट है, तो 2 और 3 करेक्ट है, तो या तो ये होगा या तो ये होगा। ए और बी तो हमारा हट गया। ठीक है, ये दोनों तो स्टेटमेंट करेक्ट है। नाउ आपको चेक क्या करना है कि ए करेक्ट है कि नहीं है। रीजन ऑफ ग्लेशियर वार्म, फास्टर वर्ड आ गया है, तो ए ऐसे इनकरेक्ट हो जाएगा, बट फिर भी देख लेते हैं एक बार पैसेज में। ग्लेशियर वार्म एजम्पशन है, वैसे तो मिलेगा नहीं, एक बार फिर भी देख लेते हैं। नो, ए के बारे में कहीं बात ही नहीं हुई है, सी होगा इसका आंसर।
यस, सबने करेक्ट दिया। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्सटी सिक्स, अगेन एजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन। गुड। गुड, सबके करेक्ट आंसर आ गए, वेरी गुड। बी होगा इसका आंसर, कोई पढ़ने की जरूरत है? एजम्पशन आपको बताना है। देखो पहला स्टेटमेंट पढ़ो, ग्लोबल वार्मिंग फ्रीक्वेंटली अकरिंग नेचुरल फिनोमेना। फ्रीक्वेंटली अगर होता है क्या ग्लोबल वार्मिंग? नो ना, हटाओ वन को, तो वन को हटाएंगे तो नाउ लेफ्ट विद द टू ऑप्शन, या तो टू होगा या तो थ्री होगा। थ्री दोनों में करेक्ट है, टू चेक करना है बस। द ग्लोबल वार्मिंग विल नॉट एडवर्सली इफेक्ट द स्मॉल, देखो कैसा वर्ड दे रखा है, एडवर्सली। और अगर आप इसको दूसरी तरह से करते ना, एक और चीज था, देखो अगर आपको पहला स्टेटमेंट नहीं भी पता तो सेकेंड स्टेटमेंट में अगर आप ध्यान से देखोगे, दो तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो सकता था। एडवर्सली तो हटा दो, टू टू टू, नाउ लेफ्ट विद दी वन ऑप्शन, दैट इज थ्री इज द करेक्ट। ठीक है, यस। चलो 67, अगेन एजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन है, करो। वेरी गुड, दो बच्चों के करेक्ट आंसर भी आ गए हैं। देखो एक बार, द प्रेजेंट स्टाइल ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड विल फाइनली लीड टू द प्रॉब्लम ऑफ फूड स्कार्सिटी इन द नियर फ्यूचर। नो, थर्ड हटाओ। थर्ड हटाएंगे तो या तो बी होगा या तो फिर हमारा डी होगा। बी और डी में से कोई एक आंसर होगा। मैं देखते हैं, इरेज करती हूँ। आइदर बी और डी। फोर तो करेक्ट है, फोर दोनों में कॉमन है तो फोर चेक नहीं करना है। नाउ मुझे चेक करना है टू करेक्ट है या वन करेक्ट है। ह्यूमन हैव बीन द मेन रीजन फॉर द लार्ज स्केल। यस, हाँ यस, यस बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आंसर है। इसका आंसर होगा बी। ठीक है, वन क्यों नहीं होगा? देखो ह्यूमन हैव बीन द मेन रीजन फॉर द लार्ज स्केल एक्सटिंक्शन ऑफ प्लांट स्पीसीज। क्या सिर्फ ह्यूमन ही मेन रीजन है क्या? बताओ। यस, समझ में आ रहा है? तो बी आंसर हो जाएगा इसका, दैट इज 2 and 4। ठीक है, हाँ फर्स्ट बिल्कुल ब्लेम की बात भी कर रहा है, बिल्कुल सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है देखिए तो। और है क्या क्वेश्चन? 75, 76